बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टैक्स एकेडमी के 20वें सेशन का आगाज़ हम करते हैं आज तिलावत कुरान पाक से। तो मैं इश्तियाक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक से हमारे सीनों को मुनव्वर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद ववालिदिन वमा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहदुन यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर। पाकिस्तान टैक्स एकेडमी के अंदर जैसे कि सब भाइयों के इल्म में कि हम पिछले सेशंस कर रहे थे अपने इनकम टैक्स रिटर्न और उसके काफ़ी सारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सब्जेक्ट्स जो हमने कवर किए। लास्टली चूँकि सेल टैक्स रिटर्न नहीं आई है, जो नेशनल सेल टैक्स रिटर्न है, बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप इसके ऊपर करें, तो सेल टैक्स रिटर्न के हवाले से हमारा जो 19 सेशन था वो भी हमने उसके ऊपर किया और उसी से रिलेटेड और एक जर्नल कंसेप्ट भी जो सेल टैक्स का है कि इनपुट जो है वो किस टाइम पे किन सिचुएशंस में एडमिसिबल है, कब किन सिचुएशंस में इनएडमिसिबल है, और इसके जो गलत अगर हम उसको क्लेम कर लेते हैं, टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं, तो उसके क्या इम्पेक्ट्स हैं। इन सारों पे बात करने के लिए मैं अपने उस्ताद, हम सबके उस्ताद सर मंशा सुखेरा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और तफसील से हमें आगाह करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है पार्ट ऑफ द रिटर्न जो है ऑनलाइन फ़ाइल करनी है, उसमें से जो एक मेजर पार्ट है जिसको रिटर्न में एनेक्चर ए बी और रिटर्न में उसको सेल टैक्स क्रेडिट का नाम दिया गया है, जो इनपुट से डील करती है। तो उसको इनपुट वाला के इनपुट टैक्स है क्या, इसकी कब जब हम सेल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो आउटपुट में से इनपुट टैक्स लेस करते हैं, तो वो कितनी अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं, किन गुड्स पे कर सकते हैं, सर्विसेज पे कर सकते हैं, उसमें क्या टर्म एंड कंडीशन क्या हैं, रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, तो वो उनके रेलेवेंट हम सेक्शन भी देखेंगे। और जो इसमें डिफ़िकल्टी आती हैं तो उसके या ऐसे कह लें कि एक तो आपने परचेज़ की, बाद परचेज़ रिटर्न भी है, कैंसिल भी है, प्राइस बढ़ जाती है, कम हो जाती है, या वो गुड्स यूज़ नहीं होती, वो टैक्सेबल सप्लाई में एग्जेम्प्ट की हैं, तो उन सारी सिचुएशन को हम देखेंगे। या कहीं वैसे ही रेस्टोरेशन कुछ चीज़ों पे लगा दी, कितने % आप क्लेम कर सकते हैं, इतने नहीं कर सकते, अनरजिस्टर्ड को बेचा है तो कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, या टोटल ओवरऑल कितना आप क्लेम कर सकते हैं, तो वो रेलेवेंट सेक्शन जो है। फिर इसी तरह ओपनिंग फॉर द ईयर, इम्पोर्ट पे, लोकल पे, कैपिटल गुड्स पे, या फिर अदरवाइज कोई रिस्ट्रिक्शन कंडीशन उसमें है, जो कंडीशंस हैं या रिस्ट्रिक्शन है या लिमिटेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही हम देखेंगे कुछ कंडीशंस हैं तो उसमें कुछ एग्जम्पशन भी दी हुई, उसके SRO सर्कुलर क्या क्या है, किन को एग्जम्पशन है, किन पे एप्लीकेबल है। तो एग्जम्पशन, कम टैक्सेबिलिटी, अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये सारी चीज़ें जो है लॉ में हम देखेंगे, और फिर लॉ के साथ रूल में भी देखेंगे, साथ SRO में भी देखेंगे, और तीनों स्टैचू में देखेंगे। एक सेल टैक्स एक्ट 1990 में भी देखेंगे, और इसी तरह फेडरल एक्साइज में भी देखेंगे, और उसी तरह हम PRA वाला जो है उसमें देखेंगे। बाकी को हम नहीं देखेंगे क्योंकि बाकी भी ऑलमोस्ट पैरामीटर टू पंजाब सेल टैक्स एंड सर्विस एक्ट 2012 उसी तरह की है। तो इन तीनों को हम कवर करेंगे। तो आज हम सबसे पहले इनपुट को देखते हैं, जिसको हम टैक्स क्रेडिट कहते हैं, जो टैक्स सेल
सेल टैक्स डेबिट होता है, डेबिट मीन चार्ज, जो सेल टैक्स चार्ज होता है या एक्स्ट्रा चार्ज होता है या एक्स्ट्रा या फर्दर टैक्स जो होता है, जो टोटल ग्रास लाइबिलिटी बनती है सेल टैक्स की, उसमें से जो चीज़ें लेस होती हैं उसको हम सेल टैक्स क्रेडिट कहते हैं। वो ओपनिंग हो सकता है, फॉर द ईयर हो सकता है, और फिर टोटल करके फिर कैरी फॉरवर्ड, कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ रिफंड कर लेते हैं, कुछ कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इन सारे सिचुएशन को कि जो इसमें जहाँ वो इसमें मेनली एनेक्चर ए भी है और साथ बाकी उसमें जो सेल टैक्स क्रेडिट में जो कॉलम है रिटर्न के, उन सारों को इंडिविजुअल भी हम फिर देखेंगे। सबसे पहले हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनपुट टैक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, क्या क्या इसमें आता है, फिर आगे हम टर्म एंड कंडीशन, लिमिटेशन वो देखेंगे। सबसे पहले इसका सेक्शन है 2, आप सब सेक्शन 14 है, आप सेल टैक्स 1990। तो इसमें इनकम टैक्स जो इनपुट टैक्स है उसको डिफाइन किया गया है इन रिलेशन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, मीन्स कि रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो उसके रेफरेंस ये अनरजिस्टर्ड के रेफरेंस नहीं है, अनरजिस्टर्ड क्लेम नहीं कर सकता इनपुट टैक्स। ये हमेशा जो रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन सब सेक्शन 5 में 25 में है और रजिस्ट्रेशन नंबर 24 में है। तो वो रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा उसके रेफरेंस से ये डिफाइन किया गया है कि क्या क्या इनपुट उसके रेफरेंस से इनपुट टैक्स हो सकता है। नंबर 1, टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स टू ए पर्सन। जब आप सप्लाई करेंगे, जब आपने कोई परचेज की है तो किसी ने सप्लाई किया है आपको, तो उसके अंदर रजिस्टर्ड पर्सन को, अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो किसी ने हमें सप्लाई की है, हमने परचेज की है, तो उसके अंदर जो सेल टैक्स अंडर द एक्ट लगा हुआ है वो अमाउंट है, वो उसको पहला कहेंगे। ये ऐसे समझ लें डोमेस्टिक जो सप्लाई है, जो डोमेस्टिक परचेजेज हमने की है उसकी वो बात कर रहा है कि डोमेस्टिक जो आपने परचेजेज की हैं उसमें जो आपको किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने सप्लाई की है, आप भी रजिस्टर्ड हैं, तो वो उसमें जो सेल टैक्स है वो आप क्लेम कर सकते हैं। अब ये पहले वाले टैक्स में गुड्स की बात है, तो गुड्स फिक्स एसेट वाली भी हो सकती हैं, दूसरी भी हो सकती हैं, इसमें दोनों वाली हैं। आपने गुड्स व्हीकल खरीदा है तो वो हो सकता है आपकी सेल वाली गुड्स ना परचेज वाली ना हो, तो डोमेस्टिक सप्लाई को या डोमेस्टिक परचेज के 2 पार्ट होंगे, कैपिटल गुड्स भी, नॉन कैपिटल गुड्स भी। उसमें पर्सनल गुड्स नहीं शामिल होगी, जो टैक्सेबल गुड्स होंगी उसकी बात होगी, ठीक है। टैक्सेबल गुड्स, कैपिटल गुड्स और नॉन कैपिटल गुड्स, दोनों में पहले वाली डेफिनेशन में ये शामिल होगा। जहां कहीं हम आगे देखेंगे टर्म एंड कंडीशन आगे आएंगी, कितना लेना है, कितना नहीं लेना, कब लेना है, किस में लगता है, लेकिन यहाँ डेफिनेशन में पहले देख लें। पहले टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स टू ए पर्सन। परचेजर को, जो सप्लायर रजिस्टर्ड है और परचेजर रजिस्टर्ड है, उसने जो चार्ज किया है सप्लाई, जो परचेज, इसके लिए परचेज इनवाइस है, उसके लिए सेल इनवाइस है। उसने सेल इनवाइस में जो चार्ज करते आपके लिए परचेज इनवाइस बनी है, उसमें जो टैक्स है वो डोमेस्टिक गुड्स, कैपिटल गुड्स भी हो सकती हैं, नॉन गुड्स भी हो सकती हैं। इसके बाद है टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स बाई ए पर्सन। जब आपने कोई चीज़ें इम्पोर्ट की हैं तो कस्टम अथॉरिटी ने उस पर एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट, जब आपने जीडी फाइल की है, जीडी के अंदर बाकी कस्टम ड्यूटी और बाकी टैक्सेस लगे हैं, तो वैल्यू एडेड पे जो सेल टैक्स लगा हुआ है वो उसकी अमाउंट की बात कर रहा है कि उसको भी आपने जो दिया है इम्पोर्ट स्टेज पे वो भी आपका इम्पोर्ट टैक्स है, वो भी आप अकॉर्डिंगली क्लेम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन आगे हम देखेंगे। उसके बाद इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज अक्वायर्ड बाय ए पर्सन, टैक्स लेविड अंडर द फेडरल एक्साइज एक्ट इन द सेल टैक्स मोड एज ए ड्यूटी ऑन द एक्साइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। इसके लिए जो फेडरल एक्साइज में होगा ये भी इनपुट टैक्स होगा, लेकिन प्रोवाइडेड के वो वहाँ सेल टैक्स मोड में हो, गुड्स में हो या सर्विसेज हो, उसको भी कंसीडर किया जाएगा कि वो एज ए इनपुट टैक्स है। क्योंकि इसी तरह एक्साइज ड्यूटी जो लगती है उसको भी सेल टैक्स मोड में है, तो अगर आपने एक्साइज वाली गुड्स खरीदी हैं तो उसमें जो टैक्स है एक्साइज भी है, एक्साइज को सेल टैक्स मोड में एज ए इनपुट टैक्स समझा जाएगा और आप इधर क्लेम कर सकते हैं। वहाँ भी इसी तरह इनपुट टैक्स जो सेल टैक्स वाला है वो वहाँ क्लेम हो सकता है और वहाँ वाला इधर क्लेम हो सकता है, वाइस वर्सा है। गुड्स जिसपे गुड्स मैन्युफैक्चर और सेल टैक्स मोड में हो, ये इंपॉर्टेंट है। कोई सेल टैक्स मोड में वहाँ लगता हो, आम फेडरल एक्साइज जो हो, जो सेल टैक्स मोड में ना हो, वो उसको इनपुट नहीं समझा जाएगा। जो सेल टैक्स मोड में होंगी वहाँ सेक्शन 7 है जो डील करता है सेल टैक्स मोड वाली, वो डिफाइंड भी है। तो उसमें जो सेल टैक्स मोड में होंगी, सेल टैक्स मोड में इनपुट आउटपुट जो है अंगेस FET एंड वाइस वर्सा,
वहाँ 7 में 4 डिफरेंट क्लासिफिकेशन दी हुई है कि जहाँ इनपुट टैक्स जो है अगेंस्ट एफईडी हो सकती हैं, एफईडी जो पे की है वो अगेंस्ट आउटपुट हो सकती हैं, तो वाइस वर्सा है वो सेल टैक्स मोड में जो होंगी और वहाँ जो शेड्यूल 4 है उसमें मेंशन होगी, तो वो गुड्स जो होगी या नोटिफाई होंगी उसमें जो होगा उसको प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए, वैसे ट्रेडिंग गुड्स के लिए नहीं है वो वैट लगता है, या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज जिसमें एक्साइज लगती है और सेल टैक्स मोड में, तो उसको भी हम समझेंगे कि वो इनपुट टैक्स है। और वहाँ भी सेक्शन 6 और 7 में इसका रेफरेंस दिया हुआ है एफईडी में कि ये इनपुट टैक्स के वही मीन है आउटपुट इनपुट के जो सेल टैक्स में। इसके बाद प्रोविंशियल टैक्स लेविड ऑन द सर्विसेज रेंडर आर प्रोवाइडेड टू द पर्सन, तो प्रोविंशियल जितने भी हैं पांचों के पांचों, प्रोविंशियल भी और फेडरल भी, इसमें 4 प्रोविंस है या कोई और प्रोविंस ऐड होगा तो उनके जो लाज हैं जिस तरह पीआरए वाला है तो इसके तहत जो होंगे वो भी इसमें आएंगे। इसके बाद है 5वां नंबर, लेविड under the sale tax of 1990 as adapted in the state of Azad Jammu and Kashmir on the supply of goods received by a person, जो वहाँ वाले एक्ट के तहत वहाँ से परचेज किए हैं, वहाँ का उस एक्ट के तहत जो उन्होंने अडेप्ट किया है हमारे वाला आज़ाद कम वहाँ से ली तो उसको भी इनकम, इट मीन 5 कैटेगरी ये जो है, पहले डोमेस्टिक सप्लाई, फिर उसके बाद इम्पोर्ट, फिर इम्पोर्ट के बाद एफईडी प्रोविंशियल टैक्स, सेल टैक्स, आखिरी वाला आज़ाद जम्मू वाला, तो 5 कैटेगरी हैं, ये आप इनपुट की डेफिनेशन में आएंगी, इसको आप क्लेम कर सकेंगे और कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो आगे लिमिटेशंस होगी। इसके बाद सेक्शन है 7, सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7, 8 और 7B और 73, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि डील करते हैं कि जो आपने इनपुट क्लेम करना है कितना करना है, क्या कंडीशंस हैं, किस सिचुएशन में आप कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन क्या है, लिमिटेशंस क्या है। तो सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 और 8B फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनिंग हिज टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई made during a tax period, a registered person shall, subject to provision of section 73, be entitled to deduct input tax paid payable during the tax period for the purpose of taxable supply made or to be made by him from the output tax, excluding amount of further tax under subsection 1A of the section 3 that is due from him in respect of tax period, and to make such other adjustment as specified in section 9। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले सब्जेक्शन क्या आई है, तो सब्जेक्शन में आई है कि एक तो 8B की जो टर्म एंड कंडीशन होगी जो वहाँ इनएडमिसिबल है वो इनएडमिसिबल होगा। तो यहाँ ये सेक्शन डील करता है कि कौन कौन से इनपुट आप क्लेम कर सकते हैं और आपको एडमिसिबल है। 7 जो है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कैसे होगी कि आउटपुट टैक्स आपका बना है, तो जो आउटपुट आपका सेल पे, सप्लाई पे, टैक्सेबल पे टैक्स लगा है उसमें से आपने इनपुट लेस करना है। तो इनपुट कौन कौन सा आप लेस कर सकते हैं टू डिटर्मिन द डेट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। यानी कह लेंगे सेल टैक्स जो लगा है, चार्ज हुआ है, उसमें से जो परचेज पे है वो आपने कितना क्लेम करके नेट लायबिलिटी आपने कितनी स्टेट को देनी है, ये डिटर्मिनेशन। सेक्शन 3 चार्जेबिलिटी का है, ये डिटर्मिनेशन है, असेसमेंट है कि आपने टैक्स लायबिलिटी कैसे असेस करनी है। तो डिटर्मिनेशन के लिए कहा है कि आउटपुट जो फॉर द टैक्स पीरियड बनता है, जो सप्लाई मेड और टू बी मेड का मराद ये है जो आपने सेल की है या आगे आपने करनी है, अभी आपने कर दी है लेकिन रिकवरी बाद में आनी है, पेड और पेबल बिटवीन जो आपने रिसीव कर लिया या रिसीवेबल है आपका, इस तरह जो आपने परचेज कर ली, पे कर दिया या पेबल है, तो उसका जो इनपुट है वो आप अक्रूवल, इसमें कंसेप्ट जो है अक्रूवल कंसेप्ट है। अगर जस्ट पेमेंट रिसीट नहीं है, अक्रूवल है जो आपने परचेज कर ली इवन दो आपने पेमेंट नहीं की तो आप इंटाइटल हैं कि उसका इनपुट क्लेम कर लें। इसी तरह आउटपुट जो है आप पे चार्ज होएगा इवन दो आपने अमाउंट अभी कलेक्ट नहीं की, तो अक्रूवल सिस्टम चल रहा है। फॉर द पीरियड भी, यहाँ पीरियड क्या है, पीरियड अगर आप देखें तो पीरियड यहाँ मंथ है, यहाँ सेल टैक्स में मंथ है जैसे इनकम टैक्स में साल होता है, यहाँ जहाँ भी टैक्स पीरियड होगा फॉर द पीरियड मीन मंथ, ये अनलेस अंटिल एफबीआर ने कोई और 3 मंथ क्वार्टर या वो ना डिफाइन किया हो, अदरवाइज फिर वो मंथ जो है वो टैक्स पीरियड। एक माह में जो आपने परचेज सेल की और उस पर जो इनपुट आउटपुट है, तो आउटपुट में से आपने इनपुट लेस करना है, तो आपने क्लेम करना है उसमें से। तो इसके लिए सब्जेक्ट टू 8 में जो चीज़ें गिवन है वो आप उसका क्लेम नहीं कर सकते।
और 8B में जो लिमिटेशंस हैं, इसमें सब्जेक्ट टू आ गया कि जो क्लेम 7 में करनी है आपने, उसमें जो 8 वाली नहीं कर सकते या 8B वाली नहीं कर सकते, या जितनी वहां मेंशन है उतनी कर सकते हैं। उससे जो लिमिटेशन है या सब्जेक्ट टू लिमिटेशन कंडीशन है, तो उन कंडीशन के मुताबिक आप कर सकते हैं। तो एक 73 की है, एक 73 की लिमिटेशन है कि 73 में जो टर्म एंड कंडीशंस होंगी, जैसे क्रॉस चेक है, बैंकिंग देना है, या और दूसरी चीज़ें हैं, अनरजिस्टर्ड वाली भी हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो 100 मिलियन वाली और 10 मिलियन, वो वाली कंडीशनों को सामने रखते हुए अगर वो फुलफिल होती हैं तो अदरवाइज नहीं आप क्लेम कर सकते। इसी तरह एडजस्टमेंट 9 की है। 9 में आपने जो आपकी जो डेबिट क्रेडिट नोट है, आपने परचेज रिटर्न की है, सेल रिटर्न की है, और इंक्रीज प्राइस की है, लेस की है, तो उसके साथ ही इनपुट आउटपुट चेंज हो जाएगा, तो उसकी भी वो एडजस्टमेंट आप ले सकते हैं। तो ये वाली जो है सब्जेक्ट टू सेक्शन 9 है। इस तरह रूल्स है। अब ये वाला एरिया इसका है क्लेम करने का, और साथ ही ये है कि आप पीरियड है provided that where registered person did not deduct input tax within relevant month, he may claim such tax in the return for any of the 6 succeeding tax period। तो आप जितने इनपुट टैक्स हैं जो आपने पहले डेफिनेशन में भी देखे हैं, और इन कंडीशन के मुताबिक अगर आपने जिस माह में आपने क्लेम करना है, या आप जिस माह की परचेज है, या जिस माह की जीडी है, या अदरवाइज प्रोविंशियल है, उस माह में अगर आप क्लेम नहीं कर सकते, तो आप 6 माह और हैं जिसमें आप क्लेम कर सकते हैं। तो 6 माह के बाद फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। अब फिर क्या कर सकते हैं, फिर उसके लिए फिर सेक्शन 66 है, उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ओमिशन हो जाए या नॉन क्लेम हो तो रिफंड डायरेक्ट उसके आप ले सकते हैं। फिर यहाँ आउटपुट के एंगेस्ट इनपुट में आप क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ आपके पास यहाँ की कंडीशन जो है कि किसी इनवॉइस ऑफ परचेज, डोमेस्टिक परचेजेज या कैपिटल गुड्स की या इम्पोर्ट वाली या दूसरी जितनी है हमने डिस्कस की हैं, वो 6 माह तक आपको राइट दिया गया है कि उस माह में, पहले तो उस माह में क्लेम करें, उस माह में नहीं किया तो आप अगले सक्सीडिंग 6 मंथ थे आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी। ये तो क्लेम की ये सेक्शन वाला जो है क्लेम का, ये क्लेम का है कि आप आउटपुट नेट लायबिलिटी डिटरमिन करने के लिए आउटपुट टैक्स में से इनपुट आप लेस कर सकते हैं, और कब तक क्लेम कर सकते हैं, 6 माह उसने दिए हैं कि उसी में, या अदरवाइज। और सब्जेक्ट टू का है कि उन सेक्शनों की एक्सेप्शन है, उनमें जो होगा वो कंडीशन सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस है उसमें, 8B और आपका 73 और 9। ठीक है, 9 आपके डेबिट क्रेडिट नोट हैं, रिटर्न परचेज से रिटर्न वाले। तो ये वाला पहला क्लेम का सेक्शन है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सब सेक्शन 2। ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू डायरेक्ट इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स अनलेस, नंबर 1 ए है, इन केस ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड ही होल्ड टैक्स इनवॉइस in his name and bearing his registration number in respect of such supply। जब आपने क्लेम करना है तो उसके नाम हो और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर हो। ये सप्लाई के रेफरेंस से, जो सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स है, उसके लिए आपके पास वैलिड इनवॉइस, इनवॉइस भी डिफाइंड है। इनवॉइस क्या है, सेक्शन 23 के तहत जो पार्टिकुलर्स हैं वो लिखे हों, अदरवाइज डिफाइन है उस सेक्शन 2 में, सब के डिफाइन है जो 23 के मुताबिक हो। तो 23 में पार्टिकुलर लिखे हुए हैं कि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका एम्प्लायर का, बाकी टर्म एंड कंडीशन जो भी है उसके मुताबिक वो वैलिड इनवॉइस हो। टैक्स इनवॉइस मीन्स एज डिफाइंड, और 23 के तहत जो इनवॉइस है वो पार्टिकुलर उसके फुलफिल हो। उसके बाद उसका, उसमें से मेन कंडीशन फिर यहाँ भी लगा दी कि उसके नाम हो और उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर हो इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। ये सप्लाई के लिए। अगला और है दूसरा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गैस का अगर बिल है तो वो वाली कंडीशन नहीं है। उसमें फिर क्या है, उसमें कंडीशन होगी बिल बेयरिंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रेस्ट वेयर कनेक्शन इज इंस्टॉल्ड। अब नेम का जरूरी नहीं कि उसका नाम हो, नाम किसी और का हो सकता है, वो ओनरशिप किसी और की हो, आपने रेंट पे लिया हो, तो उसमें आपके नाम होना ज़रूरी नहीं है। बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस बिल, वो आपके नाम होना ज़रूरी नहीं है। आप टेनेंट हैं ऑक्यूपेशन में तो आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपका फिर रजिस्ट्रेशन नंबर हो और लोकेशन एड्रेस वो जहाँ वो लगा हुआ है, जहाँ आप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप इसके लिए ये वाला परमिसिबल है। नेक्स्ट बेटा, इसमें प्रोविजन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2016 में जब रियल टाइम इनवॉइसिंग की आया है, इनवॉइसिंग वेरिफिकेशन उस वक्त आया है। एक वाला ये प्रोविजो, और एक 8 का हम देखेंगे LRM, वो इंपॉर्टेंट है अनरजिस्टर के रिलेशन से, या नॉन फाइलिंग या नॉन पेमेंट के रेफरेंस से। तो ये 2 वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि
provided that from the date to be notified by the board in this respect, in addition to above, if the supplier has not declared such reply in his return or he has not paid amount of tax due as indicated in his return, अगर रिटर्न में उसने टैक्स जो उसका शो किया है वो पे नहीं किया, उसने सप्लाई की है, उसमें कहा है कि इतनी मैंने सेल की है और उसका टैक्स उसने पे नहीं किया या उसने डिक्लेयर ही नहीं किया अपनी रिटर्न में, तो आप फिर उसको क्लेम नहीं कर सकते, एंटाइटल नहीं कर सकते। लेकिन आगे हम देखेंगे कि इसको कुछ सिचुएशन में एज ए प्रोविजनली आप कर सकते हैं। रूल 18 को देखेंगे, वो कहेगा कि उसने नहीं भी डिक्लेयर किया तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। और अगले बार में 10 तक फिर उसने फिर भी नहीं किया तो फिर आपको 7 वाली रॉ जो है उसमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा, फिर वो डिक्लेयर करेगा तो फिर उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो ये प्रोविज़ो और वो वाली प्रोविज़ो अनरजिस्टर वाली और नॉन पेमेंट नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाली L और M H का जो 8 है उसके ये दोनों एट ए टाइम इंसर्ट हुई थी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं की या वो अमाउंट जो डिक्लेयर की है सेल की उसमें टैक्स पे नहीं किया तो आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप प्रोविजनली क्लेम करते हैं तो आगे फिर आपको करना पड़ेगा। ये है जो 2 है, 2 इम्पॉर्टेंट है विद रेफरेंस टू इम्पोर्ट। पहले वाला लोकल वाला और गैस यूटिलिटी और टैक्सेबल गुड्स डोमेस्टिक वाले हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है विद रेफरेंस टू इंपोर्ट। इन केस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान ही होल्ड बिल ऑफ एंट्री और गुड्स जीडी जो होती है इन हिज नेम एंड शोइंग हिज सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, वो जीडी उसके नाम हो उसके और उसके रजिस्ट्रेशन ड्यूली क्लियर्ड बाय द कस्टम अंडर ये सेक्शन भी स्पेसिफाइड है, इन सेक्शन के अंदर वो जो है स्पेसिफाइड हो तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं। ये टर्म एंड कंडीशन फुलफिल होंगी तो फिर आप इम्पोर्ट वाला जो है इनपुट कर सकते हैं। ये इन केस ऑफ गुड्स परचेज इन ऑक्शन, अगर ऑक्शन में है आपका तो फिर आप ही होल्ड है ट्रेजरी चलान, आपके नाम वो चलान हो जितना आपने टैक्स दिया है, तो बेयरिंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर शोइंग पेमेंट ऑफ सेल, तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर हो उसका नेम और रजिस्ट्रेशन, इसमें 2 कंडीशन हो और वो शोइंग पेमेंट ऑफ सेल टैक्स। तो ये तीनों अलग-अलग ऑक्शन वाली है, इंपोर्ट है और डोमेस्टिक सप्लाई वाली है, तो उनकी टर्म एंड कंडीशन है कि जिसमें आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा भी बोर्ड जो है या FBR जो है या फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई करके कुछ चीज़ें डिविजिबल नहीं भी हैं तो उसको भी डिविजिबल कर सकती हैं। तो उसके लिए नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सब सेक्शन 1 and 2 बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन चार्ज मे बाई स्पेशल ऑर्डर subject to certain condition, limitation, restriction as may be specified therein, allow a registered person to deduct input tax paid by him from the output determined or to be determined as due from him under the act। वो नोटिफाई करके कुछ भी कर सकते। इस तरह फेडरल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, वो भी जहाँ चाहे कोई रिस्टोरेशन इस तरह की हो, क्लेम आ रही हो तो वो उसको अलाउ कर सकते। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट रूल आर मेड देयर अंडर फेडरल गवर्नमेंट वे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट subject to such condition, limitation, restriction as may be specified therein, allow a registered person or class of person to deduct such amount of input tax from the output tax as may be specified in the said notification। आगे चलिए। Notwithstanding in this rule, the board by notifying the official may impose restoration on the wastage material on which input tax has been claimed in respect of goods or class of goods। तो पहले जो वेस्टेज या कोई रॉ मटेरियल ज़ाया जब ड्यू टू फायर या अदरवाइज ज़ाया हो जाता था, तो ये इसका भी केस है कि मे फेयर केस था, उसमें ये आया था। तो उसमें उन्होंने कहा जी वो एडमिसिबल है क्योंकि वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस या बिजनेस एक्टिविटी में हुआ है। तो यहाँ फिर उन्होंने उसको करने के लिए, मैनेज करने के लिए तो यहाँ रिस्टोर रखी थी कि जो होगा उसके लिए बोर्ड, वैसे भी रूल भी है कि उस रूल के तहत वो आप जो ज़ाया खुद करेंगे या ज़ाया होगा तो अलग बात है। अगर आप अनफिट चीज़ है आप ज़ाया करते हैं तो इनपुट लेना है या नहीं लेना, तो उस सिचुएशन में आप डिपार्टमेंट को, कमिश्नर को इंटीमेशन करेंगे, वो इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे और इजाज़त अप्रूवल के बाद फिर आप कर सकते हैं। तो यहाँ बोर्ड को पावर दे दी कि आप जो वेस्टेज होती है रॉ मटेरियल की या अदरवाइज ज़ाया होता है, अनफिट है या अदरवाइज, तो उसके लिए बोर्ड जो है रूल रेगुलेशन या उसके प्रोसीजर बना सकता है। तो उसके मुताबिक अप्रूवल के मुताबिक होगी तो फिर होगी, अदरवाइज फिर नहीं होगी। वेस्टेज है, एक तो है कि बल्क में हो, मेजॉरिटी हो या ऐसा कोई सामान आया और ज़ाया हो गया, 1, 1.5, 2, 3% मैन्युफैक्चरिंग में एक होती है कि वो देखिए नहीं, वो एक है आपका डिस्ट्रॉय करना,
एक ऑटोमेटिकली आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, रॉ मटेरियल जितना है 10 केजी है तो आगे 10 केजी तो नहीं निकलेगा ना, वो तो विजिबल और इनविजिबल लॉसेस होते हैं ना, तो वो वेस्ट उतना उसको नहीं कहेंगे। जहाँ उसके लिए विजिबल इनविजिबल, यहाँ हैवी है लोअर है, तो उसकी डिटर्मिनेशन अलाउ ना अलाउ करना ये FBR अपने रूल फ्रेम करेगा और रूल में फिर सारी बातें बताएगा कि विजिबल कितना है, सॉलिड कितना है, कि रेशो क्या है। 1-2% इंडस्ट्री की अपनी जनरल प्रैक्टिस ही है, वो ये तो नहीं कहेगा कि इसमें भी डिसअलाउ करें। तो वो अगर कहाँ जहाँ कहीं हैवी है, ओवर एंड अबव है, जैसे इनकम टैक्स में सेक्टोरियल रेशो है, तो यहाँ भी वो रेशो डिटरमिन कर सकते हैं और प्रोसीजर बना सकते हैं कि कितना आपको डिविजिबल है और कितना नहीं। जैसे दूसरी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, वह तो उनके पास पावर है ही, जैसे 90% क्लेम कर सकते हैं जी, 10% आगे हम 8B में पढ़ेंगे, 10 नहीं कर सकते। भी क्यों नहीं कर सकते? जब दिया है हमने तो ट्रस्ट विद द स्टेट है, तो आगे उन्होंने कहा साल बाद ऑडिट करा लें तो फिर ले लें, ठीक है ना, सही है तो फिर ऑडिट के मुताबिक कर लें, ठीक है। तो इसी तरह यार फंड ले लें, तो इसी तरह वेस्टेज भी क्यों वेरी करती है। हर बंदा कहते हैं प्रोडक्शन मेरी कम है, वो कहते हैं प्रोडक्शन इतनी है, आप कहते हैं नहीं। स्टील में जैसे 700 यूनिट या 100 यूनिट 110 यूनिट, वो आप कहें नहीं मेरा तो है ही आधा बना है, वेस्टेज मेरी वेस्टेज ज़्यादा है। हर एक का रॉ मटेरियल एक जैसा नहीं होता, मशीन एक जैसी नहीं होती, एक्सपर्टीज एक जैसे नहीं होती है, फ्लो ऑफ बिजली एक जैसा नहीं है, कभी उसकी आपका बिजली आ नहीं रही, फ्लो नहीं सही, फ्रीक्वेंसी नहीं, हज़ारों फैक्टर हो सकते हैं, इकोनॉमिक सोशल भी हो सकते हैं। तो आप कहें जी वेस्टेज उस वजह से ज़्यादा होगी, तो उसके लिए वो फिर स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं कि इतनी ज़्यादा वेस्टेज हो तो इस एक्सटेंट तक आप ले सकते हैं, इस एक्सटेंट तक आप नहीं ले सकते। जो बोर्ड या फेडरल गवर्नमेंट जिसको भी पावर दी, उसको आगे 8 में फेडरल गवर्नमेंट को भी है, किसी चीज़ को चाहे तो वो डिक्लेयर कर सकती है कि इसका इनपुट नहीं है, वो फुल फ्लैज गुड्स का कर सकती है, ये तो फिर वेस्टेज है। फुल फ्लैज किसी गुड्स की क्लास ऑफ गुड्स या उनको कह सकती है ये एडमिजिबल नहीं है, तो आगे हम अगले सेक्शन में देखेंगे। तो 8 वाले में तो वहाँ जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी भी ओनर, उसी तरह फिर नोटिफाई किए भी हुए हैं, SRO भी हैं जिसमें किया हुआ है कि इन चीज़ों पे आप क्लेम ही नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये उनकी पावर्स है कि किस एक्सटेंट तक मटेरियल की एडमिजिबिलिटी इन एडमिजिबिलिटी विद रेफरेंस टू इनपुट टैक्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी से टैक्स लायबिलिटी वो कर सकते हैं। इसको छोड़ते हैं, आगे 8 में आइए। वो तो एडमिजिबिलिटी का सेक्शन था कि ये सब्जेक्ट टू दीज कंडीशन और ये वाली चीज़ें आप अलाउ होंगी, आप क्लेम कर सकते हैं, और ये स्पेसिफिकली नॉट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड है। टोटल टैक्स क्रेडिट में से वो अलाउ था, ये वाला है नॉट अलाउड, जो आपको मिलेगा नहीं। अब इवन दो आपने इनकर किया है, उसमें आप एडमिजिबल भी हैं, उस सेक्शन की कंडीशनें सारी फुलफिल करते हैं तो आपको अलाउबल हैं, लेकिन वहाँ लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू सेक्शन 8 कि 8 में जो उसको कंप्लाई करेंगे तो उधर एडमिजिबल होगा, अगर इसको कंप्लाई नहीं करते तो फिर आप वो क्लेम नहीं कर सकेंगे। वो क्लेम फॉर आपका अगर करेंगे तो इनएडमिजिबल हो जाएगा, अकॉर्डिंगली वो कर देंगे। तो टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, notwithstanding anything contained in this act, a registered person shall not be entitled to reclaim or deduct input tax paid on। इसमें ये ओवरराइडिंग है, वो अलाउ करता है, उधर सब्जेक्शन ना भी होती तो फिर भी इसने प्रीवेल करना था। इसको कहते हैं नॉन ऑब्स्टेंट क्लास। इसके अपोजिट है सब्जेक्ट क्लास। वहाँ सब्जेक्ट टू था, सब्जेक्ट टू जो होती है वो दूसरे सेक्शन की सब सर्विएंट बनती है, ये ओवरराइडिंग बनता है, ये प्रीवेल करता है दूसरे सेक्शनों पे, ये पूरे एक्ट पे ही प्रीवेल कर रहा है। ये एक्ट पे ही कह रहा है कि सारे एक्ट को प्रीवेल कर रहा है कि आपने क्लेम नहीं कर सकते आप अनलेस डिडक्ट ऑन द paid on the goods or services used or to be used for any purpose other than for taxable supply made or to be made। तो पहला है जो आपने टैक्सेबल सप्लाई की है, टैक्सेबल गुड्स हैं, टैक्सेबल गुड्स की पहले तो वो डेफिनेशन में फॉल करें। अगर आपने उस पर्पज़ के लिए, बाद बार ये पहले बड़ी लिटिगेशन इस पर चलती रही है कि फॉर द पर्पज़ क्या है या इन द गुड्स है, कि गुड्स के लिए हो या फॉर द पर्पज़। फॉर द पर्पज़ तो जैसे व्हीकल है वो भी फॉर द पर्पज़ ही है, वो बिजनेस के लिए है, टैक्सेबल गुड्स उसी से चलती हैं, या मशीनरी है या दूसरी चीज़ें हैं, वो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्ट तो नहीं बनती। यहाँ ये वर्ड नहीं है कि उसका पार्ट बने, कि गुड्स आपने रॉ मटेरियल लिया है तो रॉ मटेरियल ही क्योंकि उसका पार्ट बनता है, जो पार्ट बहुत से ऐसे मटेरियल हैं जो पार्ट नहीं होते, मशीन में ग्रीस देना या दूसरे चीज़ें ऑयल देना वो उसके पार्ट नहीं बनते। तो जो पार्ट नहीं बनते क्या इनपुट उसका है कि नहीं, पहले ये भी लिटिगेशन चलती रही है। तो फिर फॉर एनी पर्पज़ अदर देन फॉर टैक्स, जो टैक्सेबल आपकी सप्लाईज है उसको
सप्लाई मेड और टू बी मेड, उसको बनाने में लिए या सप्लाई करने के लिए या सेल एक्टिविटी करने के लिए, उसके लिए उस पर्पज़ के लिए जो भी आपकी गुड्स या सर्विसेज यूज़ होंगी, उसमें जो इनपुट होगा वो आपका जो यूज़ होंगी वो अलाउबल होगा, जो यूज़ नहीं होगी उस पर्पज़ के लिए उसका अलाउ नहीं होगा। ऐसे समझे कि जो गुड्स या सर्विसेज यूज़ होंगी फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई मेड और टू बी मेड, वो अलाउबल होगा। जो उसके लिए यूज़ नहीं हुआ फॉर द पर्पज़, वो अदर पर्पज़ हो, जैसे पर्सनल है या कोई और चीज़ है जो उसकी नेर वेर भी नहीं आता, तो उस सिचुएशन में उस पर अगर हमने दिया है तो वो फिर उसमें होगा। ये इसकी फंडामेंटल क्लास है कि बेसिक डिटर्मिनेशन हमने क्या करनी है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, तो हमने डिटर्मिन करना है कि ये चीज़ जो है, ये जो हमने सप्लाई की है, सेल की है, उस पर्पज़ के लिए यूज़ हुई है या टू बी यूज, तो हुई है या नहीं यूज़ हुई, हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर उसके लिए है, उस पर्पज़ के लिए है, तो ज़ाया भी हुई है तो कोई बात नहीं, उस पर्पज़ में हुई है तो वो एडमिसिबल है। अदरवाइज फिर उसके लिए नहीं है तो फिर इररिलेवेंट है, उसे रिलेट ही नहीं करती, तो उस सिचुएशन में एडमिसिबल नहीं है। नेक्स्ट, any other goods or services which federal government may by notification in the official gazette specify। इसमें एक SRO भी है, उन्होंने कुछ व्हीकल है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बेवरेज है, कुछ चीज़ें हैं, तो फैब्रिक्स है, कुछ चीज़ों पे नोटिफाई करके कहा है कि इन चीज़ों पे जो है आपका इनपुट अलाउेबल नहीं। जहाँ कहीं फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि इन गुड्स में आप इनपुट ले नहीं सकते, वो अगर आपने परचेज़ की हैं तो वो रिस्ट्रिक्टेड हैं या उसमें फेडरल गवर्नमेंट टोटली बार किया हुआ है, इनपुट टैक्स नहीं ले सकते, तो इवन दो वो एडमिसिबल अदरवाइज 7 में फॉल करता है, वैलिड इनवॉइस है, नेम है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपने क्रॉस चेक पे किया है, सारी भी कंडीशन फुलफिल करती हैं। लेकिन यहाँ आपको अगर कह दिया है कि ये वाला आप क्लेम नहीं कर सकते, तो फिर आप वो वाला उसकी जितना इनपुट और टैक्स उसमें है वो आप क्लेम नहीं कर सकते। इस तरह गुड्स अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 3, ये एक्स्ट्रा जिन चीज़ों गुड्स हैं सेक्शन 3 में सब सेक्शन 5 है, तो वहाँ 17% तक फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती है। और जिन गुड्स पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा हुआ है तो उन गुड्स पे इनपुट टैक्स जो होगा वो आप क्लेम नहीं कर सकते। तो सेक्शन 3 है, सब सेक्शन 5 है। 5 में आप देख सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है किसी चीज़ पे भी, किसी भी गुड्स पे वो एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती है अप टू 70% तो यूजुअल इन एडिशन टू स्टैंडर्ड टैक्स के 17% तक एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाते हैं। उसने लगाए भी हुए हैं, इंडस्ट्रियल कनेक्शन ये वो, उसमें डिफरेंट रेट है, आगे हम देखेंगे, SRO को भी फिर नज़र डालेंगे। तो उन या मेरा ख्याल 1990 है या 1920 है, इस तरह के SRO आगे हम देखेंगे। तो उस जिस पे एक्स्ट्रा टैक्स है वो भी हम फिर क्लेम नहीं कर सकते। गुड्स एंड सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच सेल टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय द रिस्पेक्टिव सप्लायर, वो प्रोविजो भी थी और यहाँ भी उसको फिर फर्दर कह दिया गया कि जिसमें सप्लायर रिस्पेक्ट जो जिसने सेल की है उसने अगर इनपुट टैक्स जो है उस पर टैक्स जमा नहीं कराया तो फिर भी आप उसका क्लेम नहीं कर सकते, या क्लेम करेंगे तो डिसअलाउ हो जाएगा, वो आपका नॉट अलाउड इनएडमिसिबल होगा। इस तरह परचेज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच discrepancies indicated by the crest or input tax which is not verifiable in supply chain। अगर आप पीछे से आगे आ रहे हैं, कहीं दरमियान में कोई फेक फ्लाइंग इनवॉइस है या क्रेस्ट ने उसको नोट किया है, जो FBR का सिस्टम है कि ये इसकी चेन सप्लाई चेन पीछे नहीं मिलती या वेरीफाई नहीं है या नोटिस उसके इशू हैं, तो उस सिचुएशन में वो वाला भी फिर एडमिसिबल नहीं है, क्रेडिट अलाउड नहीं है। इसके बाद फेक फ्लाइंग इनवॉइस कि आपने पेपर इनवॉइस ही बनाई है, फेक बनाई है, पीछे से लेके डाल दी हैं लेकिन पीछे से नहीं आ रही, उसका जेन्युइन सप्लायर नहीं है, इनएक्टिव है, सस्पेंडेड है, ब्लैक लिस्टेड है, ये इस तरह की सिचुएशन है, तो फेक फ्लाइंग है। आपने फ्लाइंग इनवॉइस होती है कि माल इससे खरीदा, इनवॉइस किसी और से ले ली, ऐसी कोई है, या वैसे ही और डमी या बोगस कोई चीज़ है, तो उस सिचुएशन में वो अगर प्रूव होती है तो उसका भी जो क्लेम है इनपुट अब वो आप नहीं कर सकते। परचेज मेड बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन in case he failed to furnish the information required by board through notification under section 26(5) में अगर नोटिफाई किया हुआ है, वो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि ये इनवाइस है, इसकी इन्फॉर्मेशन दें, अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते या आपके पास वो है नहीं, तो उस सिचुएशन में वो भी फिर आपका एडमिसिबल नहीं है। इसका गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय द रजिस्टर, उसे जैसे पहले में कहा था, पहले में और इसका ऑलमोस्ट है, ये स्पेसिफिक कर रही है कि उससे रिलेट ही ना करती हो तो उसका इनपुट भी नहीं। बाद में ये कि लोगों का बिजनेस है टेक्सटाइल का, तो उसमें हार्डवेयर या इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें इंपोर्ट की हुई
की हैं या परचेज की हैं या कोई और फील्ड है, उधर रजिस्ट्रेशन किसी और चीज़ में, रिटेलर शेलर है तो चीज़ें और हैं और आपने ख़रीदी और इनपुट किसी और चीज़ का किया है, तो उस चीज़ में इररेलेवेंट जो आपकी है, फिर वो इनपुट जो आपने सेल ही नहीं की हुई कभी, तो वो परचेज आपने ली होंगी, मैंने परचेज की इनपुट दें, तो इररेलेवेंट रिलेशनशिप जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो उस सिचुएशन में फिर वो एडमिसिबल नहीं है। Goods and services not related to taxable supply made by the resident. Goods and services acquired for personal or non-business consumption. जो आपकी पर्सनल घर के लिए कोई चीज़ ली है या कोई अदरवाइज बिजनेस में कंज्यूम नहीं होती या टैक्स से उस पर्पज़ के लिए नहीं, तो वो स्पेसिफिकली अलग भी उन्होंने दे दिया हुआ है कि वो भी एडमिसिबल नहीं। इसे गुड्स यूज, ये इंपॉर्टेंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन से। The goods used in and permanently attached to immovable property such as building and construction material, paint, electrical, sanitation fitting, pipe, wires, cable, ये वाली ये आपने दी हैं अगर, तो इसका इनपुट जो है वो आपका जो अटैच परमानेंटली अटैच टू हो या मूल प्रॉपर्टी को हो, तो इसमें साथ उसने जर्नल भी है कि जितनी चीज़ें इससे अटैच होंगी, अटैच टू मूल प्रॉपर्टी, वो सारी एडमिसिबल नहीं है, परमानेंटली अटैच हो, जो डीटैच ना हो सकती हैं। और फॉर एग्जांपल उन्होंने कह दिया जैसे बिल्डिंग उस पर बनाई है, इसी तरह एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, पेंट है, इलेक्ट्रिकल सैनिटरी फिटिंग है, पाइप है, वायर है, केबल है, ये इसमें से एक्सक्लूड कर दी। जो एक्सक्लूड है इनका एडमिसिबल है, ऐसे समझिए। कुछ चीज़ें इनएडमिसिबल हैं, जो उसमें से एक्सक्लूड की हैं वो एडमिसिबल है। जैसे प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग आप लाते हैं, छतें आधार वाली प्री फैब्रिकेटेड वो हो आपकी, वो वाली। एंड सच गुड्स, क्योंकि वो मूवेबल है, जो चीज़ें मूवेबल है सच एज अक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल, जो आपने परचेज की हैं सेल करने के लिए, तो वो उसका जो है वो इवन दो वो आगे पार्ट बनी और डायरेक्ट यूज इन द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स, जो टैक्सेबल गुड्स के लिए परचेज सेल में इस्तेमाल होंगी, जिसमें आप आगे टैक्स देंगे। ऐसे समझ लें कि अगर कोई चीज़ है, आपने ऐसी चीज़ है इमूवेबल रिलेशन की है, लेकिन वो उसका मटीरियल शीट है, अदरवाइज तो इनएडमिसिबल है, उस बिल्डिंग में लगेगा या लैंड में लगेगा जो परमानेंट अटैच हो जाएगा, लेकिन आगे वो ऐसी चीज़ में इस्तेमाल होता है, आगे फिर बिकेगी और टैक्सेबल होगी, तो उस वाला फिर एडमिसिबल होगा। तो सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इनपुट एडजस्टमेंट इज बार्ड अंडर द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल सेल टैक्स लॉ। तो इसी तरह आपने कहा था सेल टैक्स जो सर्विसेज वाला है उसमें इनपुट जो है डेफिनेशन में आता है, उन्होंने कहा वो एडमिसिबल है, लेकिन अगर वहाँ उस लॉ में कोई चीज़ें मना की गई हैं वो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह फिर आगे इम्पोर्ट और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी और इक्विपमेंट सब्जेक्ट टू सेल टैक्स एट द रेट ऑफ 7% अंडर 8th शेड्यूल टू दैट सेक्ट, जो ये वाली स्पेसिफिक कर दी कि इस पर भी इनपुट जो होगा वो अलाउ नहीं होगा, जो रिड्यूस रेट वाली होगी। इस तरह फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड सच गुड्स एंड सर्विसेज विच एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रेट बाय द बायर हैव नॉट बीन डिक्लेयर बाय द सप्लायर। ये एल मैंने कह रहा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे उसका प्रोविजन था इसी तरह ये एल 2016 में दोनों अनसर्ट हुए थे, तो जिसमें एल और एम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीचे वाला जो नॉन रजिस्टर वाला है और वो वाला जो है वो नॉन डिक्लेरेशन और नॉन पेमेंट। डेट फ्रॉम नोटिफाइड सच गुड्स एंड सर्विसेज विच एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अ रिटर्न बाय द बायर हैव नॉट बीन डिक्लेयर बाय द सप्लायर इन द रिटर्न, वही, और या हैज नॉट पेड द अमाउंट ड्यू एज इंडिकेटेड। बिल्कुल सोम जैसे प्रोविजो थी सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन में, तो उसी तरह उसी कोई एल में डाला, डबल समझे इतनी इंपॉर्टेंस है, इसको डबल कहा गया है कि ये एडमिसिबल फिर नहीं होगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है एम जो है वो अनरजिस्टर्ड जो है, अगर आप उसको बेचते हैं तो उसके गुड्स एंड सर्विसेज एट्रीब्यूटेड टू सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑन प्रोरेटा बेसिस फॉर विच सेल इनवॉइस डज नॉट बेस NIC और एंट्री नंबर एज द केस मे बी ऑफ द रिसिपिएंट एज स्टेपुलेटेड इन सेक्शन 23। तो अनरजिस्टर्ड को देंगे अगर आप और उसका CNIC नहीं लेंगे या NTN नहीं होगा, तो वो सारा का सारा इनएडमिसिबल होगा। कैसे एडमिसिबल होगा? सेल आपने की है तो कैसे डिटरमिन होगा? प्रोरेटा बेसिस पे। प्रोरेटा कैसे आप कैलकुलेट करना है? पिछले दफ़ा कोई लड़का कह रहा था मेरा 34% हो रहा है, तो वो कैलकुलेशन नहीं बन रही थी। तो इसके लिए हम अगर देखें तो इनकम टैक्स है 21 क्यों निकालें, 21 है बेसिकली ऐसे है कि टोटल सेल आपने की है, तो टोटल सेल में से अनरजिस्टर को कितनी है रेशियो कैलकुलेट कर लें। जितनी रेशियो आपकी अनरजिस्टर की आएगी, जितना आपने इनपुट क्लेम किया है उसका उतने % डिसअलाउ हो जाएगा। ऐसे समझ रहे, यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, इनकम टैक्स में भी ऐसे ही
इसी को वहाँ भी प्रोटेक्शन दी है कि वहाँ आपने जो एक्सपेंस डिविजिबल क्लेम की है वो इस तरह डिसअलाउ हो जाएंगे। अब अनरजिस्टर्ड को किसी को देंगे तो टोटल डिडक्शन जो आपने क्लेम की है टोटल सेल पे कितने टोटल हैं और उसमें जो अनरजिस्टर्ड को है वो कितनी रेशो है उतनी डिसअलाउ हो जाएंगे। इसलिए वहाँ भी मैं आपको दिखा दूँ कि अनरजिस्टर्ड के लिए हर साइड पे क्यू any expenditure attributable to sale made to a person required to be registered but not registered under Sale Tax Act 1990 by the industrial undertaking computed according to the following formula। उनका इस तरह जो आप क्लेम एक्सपेंस करते हैं वो इस तरह कैलकुलेट होंगे। ए बी मल्टीप्लाई सी, ए इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम अंडर दिस पार्ट, ए टोटल एक्सपेंस है। उसके बाद बी इज द टर्नओवर फॉर द ईयर, बी टोटल सेल है, ठीक है, और सी है कि जितनी आपने उसको की है जो आपने अनरजिस्टर की है तो अनरजिस्टर का वो पोर्शन निकलाएगा तो वो वाला डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो रजिस्टर वाला होगा वो अलाउ हो जाएगा। ऐसे लगेगा 80-20 है, 80 अनरजिस्टर को है, 80 रजिस्टर को है और 20 उसकी है तो 80% अलाउ हो जाएगा, 20% डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन इसमें तो कुछ एक्सेप्शन दी हुई है कि फेडरल गवर्नमेंट को होगी या दूसरों की होगी तो वो नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये प्रोरेटा बेसिस से मुराद ये है कि आपकी जितनी सेल है, सेल टोटल जो होगी आपकी टैक्सेबल सेल उसको आप प्रोरेट करेंगे इनटू टैक्स रजिस्टर पर्सन एंड अनरजिस्टर की टोटल में से जितना पोर्शन या रेशियो या परसेंटेज जो आपकी अनरजिस्टर की है उतना जो आपने इनपुट क्लेम किया है उसकी वही रेशियो लगा लेंगे आप। तो लगा के वो 20 है 10 है जो निकलती है वो आपका इनपुट जो है इनएडमिसिबल हो जाए। क्लियर? आगे अगर इसको हम जो एम को पढ़ें, एक तो इसमें जो CNS पेंशन की शर्त है ये तो चले क्लियर है कि जी अगर आपने बगैर आईडी कार्ड के दिया, लेकिन अभी जो हम 21 क्यों पढ़ के आए हैं कि जी आपने अगर सेल्स टैक्स लायबल टू सेल टैक्स को आपने सेल्स दी तो प्रोरेटा बेसिस पे आपके नहीं, वहाँ तो फार्मूला ही दे दिया ना प्रोरेटे का। यहाँ सिर्फ प्रोरेटा है, प्रोरेटा मैंने इसलिए समझाया कि प्रोरेटा किसको कहते हैं तो उसके लिए यही फार्मूला लगता है। सवाल हो रहा है हाँ। अब तो ये बहुत डेंजरस नहीं हो जाएगा बिजनेस कि आप ऑफिसर जब चाहे आपकी सेल्स डिसअलाउ कर दे या आपकी ये एक्सपेंडिचर ये है ना लॉ में ना, अलाउ डिसअलाउ करते हैं ना, वो कर से हो। ये 21 वाला जैसे वहाँ 8 है यहाँ 21 है, 20 में अलाउ है सारे एक्सपेंडिचर जो फॉर द पर्पज ऑफ इनकम करते हैं, लेकिन ये कंडीशन 21 में जो फुलफिल नहीं करती वो डिसअलाउड है। इस तरह वहाँ 7 में डिविजिबल है सारे, लेकिन 8 में ये डिसअलाउड है। सर वहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूटर ने सेल टैक्स रजिस्टर्ड होना है, होलसेलर में सेल टैक्स रजिस्टर्ड होना है, टायर 1 रिटेलर में सेल टैक्स रजिस्टर्ड होना है। जी 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 ऐसे ही, ठीक है। वहाँ पे तो बचते ही बस आपके सामने लैंग्वेज है ना, अनलेस स्टैच्यूटरी लैंग्वेज है, लेजिस्लेटर लगाया है तो DC अटॉर्नी कर सकता है। तो फिर आगे आप कहते रहें कि ये है जी वो है तो आगे अपीलों में चलते रहें, कोई और ही लॉजिक लगाएं फिर। ध्यान नहीं पे हाँ तो इसीलिए मैंने दोनों आपको क्यों उधर L और M जो है दिखाएं तो ये सेल टैक्स को इसको मैनेज करने के लिए, जिस तरह इसको मैनेज करने के लिए अनरजिस्टर्ड को कैप्चर करने के लिए दोनों लॉज में ये उधर एक्सपेंडिचर इनएलिजिबल कर दिया है, इधर इनपुट इनएलिजिबल कर दिया है ताकि बर्डन ज़्यादा हो तो आप बेचें ही रजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड को बेचें ही ना। अगर आप बेचेंगे तो फिर आपको ये कॉन्सिक्वेंस होंगे। क्लियर? चलो वापस इफ रजिस्टर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इफ रजिस्टर्ड पर्सन डील इन टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई ही कैन क्लेम ओनली सच पोर्शन ऑफ इनपुट टैक्स एज इज एट्रीब्यूटेड टू टैक्सेबल सप्लाई इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी गुड्स एक टैक्सेबल भी हैं, एग्जाम्प्ट भी हैं, तो उस सिचुएशन में जो एग्जाम्प्ट वाला पोर्शन होगा वो भी रेशो ही होगी कि टोटल आपका आपने परचेज किया है रॉ मटेरियल या गुड्स वो टैक्सेबल थी और उस पर आपने टैक्स दे दिया, अब सारा का सारा आप क्लेम नहीं कर सकते। अब आगे वो यूज़ हुआ है टैक्सेबल में भी एग्जाम्प्ट में भी, और एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल में आप रेशो देखेंगे, जितनी रेशियो आपकी टैक्सेबल की सपोज 70% टैक्सेबल है तो इट मीन आप इनपुट का 70% क्लेम कर सकते हैं, तो 30% आपको सस्पेंड करना सरेंडर करना पड़ेगा, तो वो आप क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर आपने क्लेम किया अब यह साल बाद वो देखेंगे, देख के डिसअलाउ कर देंगे। फिर उसके लिए रूल है 25 में, पहले इसको देख रहे थे उसके फ़ौरन बाद हम 25 देखते हैं।
नो पर्सन अदर दैन रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेक एनी डिडक्शन, रजिस्टर की भी आ गई कि अदर दैन रजिस्टर्ड पर्सन जो है, जो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो क्लेम नहीं कर सकेगा। क्लेम इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड आर टू बी मेड, notwithstanding anything contain any other law for the time being in force or any decision any court for this purpose, no input tax shall be allowed to a person who पेड फिक्स टैक्स अंडर द फिक्स टैक्स वाले जो हैं उनको भी अलाउबल नहीं होगा, क्योंकि वो फिक्स टैक्स देते हैं तो इनपुट नहीं कर सकते। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल स्पेसिफाई एनी गुड्स और क्लास ऑफ गुड्स विच ए रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट सप्लाई टू ए पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड। ये तो बल्कि हार्ड कंडीशन लगा दी कि वो FBR जो है या फेडरल गवर्नमेंट जो है FBR विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इंचार्ज वो क्लास ऑफ गुड्स या पर्सन या चीज़ों को स्पेसिफाई कर सकता है कि ये गुड्स जो है आप किसी अनरजिस्टर्ड को सप्लाई नहीं कर सकते। इनपुट की तो अलग बात है, उसकी सप्लाई ही पे कंस्ट्रेंट है, अगर करेगा तो अकॉर्डिंग पेनल्टी शनल्टी जो भी होंगी उसके मुताबिक होंगी। तो इसके मुताबिक ना एक नोटिफिकेशन हुआ है, हाँ, जो ये PVC रेजन एंग्रो शाही पॉलीमर बनाते जी जी हैं, जी, उसका नोटिफिकेशन इस सेक्शन के तहत जिस भी गुड्स की या क्लास ऑफ गुड्स की नोटिफिकेशन हो जाएगी वो आप अनरजिस्टर्ड को सप्लाई ही नहीं कर सकते। क्लियर जी। पहले तो है सप्लाई किया तो प्रोपोर्शनेट है, ये उससे भी ज़्यादा हार्ड पीनल कॉन्सिक्वेंस है कि आप कर ही नहीं सकते, करते हैं तो फिर आपको अगर पेनल्टी शनल्टी अगर दी है, अगर पेनल्टी नहीं दी फिर आपने की है तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन पेनल्टी भी इसकी प्रोवाइडेड है तो फिर उसके पेनल्टी प्रोसिक्यूशन और पेनल्टी है तो उसके मुताबिक होगी। ठीक है। अब हम इससे पहले अगले पे जाने से पहले हम देख लेते हैं रूल 25, determination of input tax. Input tax paid on the raw material relating to wholly to taxable shall be divisible under the law. जो wholly taxable है सारा होगा, जो सिर्फ exempt पे ही है सारा indivisible होगा। तो जो मिक्स है दोनों के लिए पार्शली उसके लिए एक ही चीज़ है दोनों के लिए इस्तेमाल हुई तो वो फिर प्रोपोर्शनेट का ये फार्मूला है। तो आप देख लेंगे कितना है इसमें, वो फार्मूला उसने लगाया है टैक्सेबल वाला कि आप टैक्सेबल ऊपर रख लेंगे, नीचे टोटल रख लेंगे, मल्टीप्लाई वो अमाउंट रख लेंगे, अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेंगे। मंथली आगे मंथली एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्लेम बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर दिस चैप्टर शैल बी ट्रीटेड एज ए प्रोविजनल एडजस्टमेंट एंड एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेक ए फाइनल एडजस्टमेंट, पढ़ा नहीं जा रहा, एग्जाम्ट की और एंड पे साल के एंड पे टोटल कर लेगा। ठीक है। एनी इनपुट एडजस्टमेंट क्लेम रॉन्गफुली ऑन अकाउंट ऑफ इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला सेट आउट इन रूल सब रूल 1 शैल बी पनिशेबल विद रिस्पेक्टिव प्रोविजन ऑफ लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट क्लेम वार प्रोविजनल। ठीक है जी। अगर नहीं होगी तो पेनल्टी भी होगी, गलत आपने ज़्यादा क्लेम कर लिया एग्जाम्ट वाला भी तो फिर उस सिचुएशन होगी। क्लियर जी। ये खत्म वापस जी। 8B एडजस्टेबल इनपुट टैक्स, तो इसके लिए SRO भी हम देखेंगे, साथ ही इसको पढ़ने के बाद फौरन SRO देखेंगे कि ये किस किस पे अप्लीकेबल नहीं है, तो किन पिन पे ये वाला अप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एक्ट इन रिलेशन टू टैक्स पीरियड ए रजिस्टर्ड पर्सन, नीचे कुछ तो यहीं एडमिसिबल कर दी है तो वो सारा ही कर सकते हैं, कुछ तो यहाँ एग्जम्पशन दे दी, कुछ SRO में एग्जम्पशन है। इसमें कौन सा है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज शैल नॉट बी अलाउड टू एडजस्ट इनपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ कैरी फॉरवर्ड 90% ऑफ द इनपुट टैक्स फॉर द टैक्स पीरियड। तो इसमें जो 90% इट मीन आप 90% जो है इनपुट क्लेम कर सकते हैं, 10% आप वो आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो 90% की रेस्टोरेशन आ गई कि क्लेम आउटपुट के अगेंस्ट इनपुट आप आउटपुट जो भी टैक्स होगा उसका कैलकुलेट करेंगे 90%, उस एक्सटेंट तक आप इनपुट क्लेम करेंगे, ओवर एंड अबाव को आगे कैरी फॉरवर्ड में भेज देंगे। लेकिन ये जो कंडीशन है ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी पे अप्लीकेबल नहीं है, अगर आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उस पर अप्लीकेबल नहीं है। प्लस SRO हम देखेंगे, SRO एक अभी आया है SRO 1190, ये 19 का है, 2 अक्टूबर 2019, और एक मेरे को कोई और है 1290, इसके बाद 1290 नहीं है, हाँ इसमें कोई अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम आती रही है। ठीक है, मेन यही है, उसमें अमेंडमेंट आती रही है, उसको हम देख लेंगे इधर कर। हाँ जी यहाँ देख लें
बी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इज प्लीज टू डायरेक्ट, नीचे ये इसको हम पढ़ ही लेते हैं, ये बाद में आया अमेंडमेंट, पहले वाला किधर है, इसमें देखिए खोल लेना, ये वाला दे, पर्सनल रजिस्टर इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेक्टर, तो एनर्जी सेक्टर वाले जितने हैं उन पे अप्लीकेबल नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी पे अप्लीकेबल नहीं है। फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर जो है उस पर अप्लीकेबल नहीं है। उसके पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई, इन जीरो रेटेड वाले जितने हैं उस पर भी अप्लीकेबल नहीं है। इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट प्रोवाइडेड दैट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई एक्सीड 50% ऑफ ऑल टैक्स सप्लाई इन ए टैक्स पीरियड, तो ये सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, पर डिस्ट्रीब्यूटर पे नहीं अप्लीकेबल, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे नहीं है, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज नहीं है, पाकिस्तान स्टील एंड कासम पे नहीं है, एक दो, और रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन मैन्युफैक्चरिंग मेकिंग सप्लाई ऑफ आइटम कवर्ड अंडर थर्ड शेड्यूल ऑन विच सेल टैक्स वाज पेड बाय द मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर ऑन रिटेल प्राइस प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई एक्सीड 80% ऑफ द टोटल, तो इस पर भी अप्लीकेबल नहीं है। कमर्शियल इंपोर्टर वेयर वैल्यू ऑफ इंपोर्ट सब्जेक्ट टू 3% वैल्यू एडिशन जो है उस पर भी नहीं है। इन 12th शेड्यूल टू द एक्सीड 50% ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल टैक्स सप्लाई इंक्लूडिंग इंपोर्ट इन ए टैक्स पीरियड, तो उस पर भी फिर अप्लाई नहीं। और भी इसमें आई कोई, रिटेलर आल्सो इंपोर्टिंग गुड्स इन बल्क एंड ऑपरेटिंग चेन ऑफ स्टोर, तो उस पर भी नहीं है। बाकी इसमें रेलेवेंट जो SRO आते हैं उसमें आप देख सकते हैं। तो बाकी जो इसमें लिस्ट है, कितने टोटल हो गया ये 11 ये है, तो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, एक कैपिटल गुड्स है, आगे वो आप वापस आ जाए। होलसेलर ऑफ यार्न भी हैं, ये भी है कोई, पेट्रोलियम डीलर ऑफ लाइसेंस ऑफ मार्केटिंग एक्सीड, ये भी CNG डीलर्स भी है, नेचुरल गैस विच इज सेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू नोटिफाइड गवर्नमेंट एक्सीड 50%। वापस आ जाए, ये प्रोवाइडेड दैट, ये भी एक्सक्लूजन है, प्रोवाइडेड दैट रिस्ट्रिक्शन ऑन द एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ 90% शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ फिक्स एसेट और कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स होंगी डोमेस्टिक, जो मैंने कहा था 2 क्लासिफिकेशन थी, तो यहाँ डोमेस्टिक गुड्स वाली जो है उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगी। वो जितनी भी आपने कैपिटल गुड्स होंगी या फिक्स एसेट होंगे उसका इनपुट आप सारा का सारा क्लेम कर लेंगे। वो जो 90% आपने कैलकुलेट करना है इनपुट वाला आउटपुट का, उसमें से कैपिटल गुड्स निकाल देंगे, निकाल के तो बाकियों का या वो तो कंपनी है उस पर एप्लीकेबल नहीं, बाकी जो इनपुट होगा दूसरी वाले इंपोर्ट का या दूसरे होंगे उस पर आप देखेंगे उसका 90% आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, ये 100% समझ ले क्लेम हो जाएगा। फर्दर प्रोवाइडेड फर्दर बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन देन द ऑफिशियल एक्सक्लूड एनी पर्सन क्लास ऑफ पर्सन फ्रॉम द पीरियड, ये यही वाला है सारा आगे जो हमने देख लिए। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1 मे अलाउड एडजस्टमेंट और रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स नॉट अलाउड अंडर सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, नेमली इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जिसके अकाउंट है वो ऑडिट करा के दे दे, तो उसकी जो लिमिट विद इन लिमिट हो, लेस देन लिमिट भी है तो वो फिर क्लेम कर सकता है या रिफंड ले सकता है। इस तरह अदर देन कंपनी है तो वो भी अपने अकाउंट देगा, तो उसके बाद अगले वो साल के एंड फाइनेंशियल ईयर के एंड के नेक्स्ट जो मंथ करस्पॉन्डिंग जो मंथ होगा उससे अगला महीना होगा तो उसमें रिफंड या क्लेम रिफंड ले सकता है। एडजस्टमेंट रिफंड इनपुट मेंशन इन सबसेक्शन इफ एनी शैल बी मेड ऑन ईयरली बेसिस इन द सेकंड मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन नॉट विद स्टैंडिंग एनी कंटेन 1 1 2 बोर्ड में नोटिफिकेशन प्रेस का एनी अदर लिमिट ऑफ इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट फॉर एनी पर्सन ऑफ क्लास, कोई और चीज़ भी इसमें लिमिट कंडीशन बोर्ड जो है स्पेसिफाई कर सकता है। नॉट विद इनपुट टैक्स अलाउड इन केस ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स subject to reduced rate of tax under tax shall be limited to the extent of amount of output tax and no refund or carry forward tax। भी जितना आपका आउटपुट टैक्स लगता है रिड्यूस उतना इनपुट हो सकता है, उसे अगर आपने पीछे 17 दिया हुआ है आगे 7% है तो आपको 17% लाओ नहीं होगा, 7% तक आप क्लेम करेंगे, बाकी ना कैरी फॉरवर्ड होगा ना रिफंड होगा। इस तरह एडिटर फाउंड गिल्टी पर नहीं उस पर चार्ट अकाउंट है। इन केस ऑफ ये इंपॉर्टेंट है 6 इन केस ऑफ टायर 1 retailer does not integrate his retail outlet in the manner as present 9A of section 3 during tax period part there the adjustable input tax of whole tax amount shall reduce 60%, it means 40% होगा। तो ये इंटीग्रेशन के लिए है कि पेनल्टी शनल्टी और ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर जी।
अब डेबिट क्रेडिट नोट है, वेयर रजिस्टर्ड पर्सन हैज इशू टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय हिम एज ए रिजल्ट कैंसिल, एक है कैंसिलेशन ऑफ सप्लाई कि आपने टोटल की टोटल सप्लाई कैंसिल कर दी। दूसरा सप्लाई नहीं कि कुछ गुड्स रिटर्न कर दी, या सारी रिटर्न हो सकती, पार्शियल रिटर्न कर दी। तीसरा ये हो सकता है कि आपने उसकी वैल्यू कम कर दी या ज़्यादा कर दी। आप सप्लाई की है, कम की है तो आपका आउटपुट कम हो गया, उसका इनपुट कम हो गया। प्राइस बढ़ा दी है तो उसका आपका आउटपुट कम हो गया, उसका इनपुट कम हो गया। तो उस तरह उसी का डेबिट। अगर आप सप्लायर हैं तो पहले आपका रिसीवेबल है तो उसके लिए डाउन करने के लिए क्रेडिट नोट देंगे, तो वो वाला जो है वो डेबिट नोट देगा। वो पेबल है तो डेबिट नोट देगा। डेबिट क्रेडिट नोट जो है वो इशू होके उसकी एडजस्टमेंट अकॉर्डिंगली जो इनपुट है उसमें बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो इसके तहत इसका रूल अगर 14-15 से लेके 20 तक हैं, वो हम देख लेते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सप्लाई, रिटर्न ऑफ गुड्स, चेंज इन द नेचर ऑफ सप्लाई। एक्सचेंज कर लें, पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक दी है फिर और दी, पहले वाली कैंसिल कर दें, हो सकता है फिर रिड्यूस रेट वाली दे दें, कोई और दे दें, तो फिर उसके मुताबिक वरन होगा। तो वो चेंज के भी डेबिट क्रेडिट नोट देंगे। इस तरह वैल्यू में चेंज इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, चेंज इन द नेचर ऑफ सप्लाई, चेंज इन द वैल्यू, वैल्यू भी कम ज़्यादा हो सकती है सप्लाई या डिस्काउंट। साथ एज अमाउंट शोन इन द टैक्स आर रिटर्न नीड टू बी मॉडिफाइड, द रजिस्टर्ड पर्सन में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन लिमिटेशन एज बोर्ड में इम्पोज इशू डेबिट और क्रेडिट नोट एंड मेक करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट एंगेज द आउटपुट टैक्स इन द रिटर्न। वो आउटपुट में करेगा, इधर वाला इनपुट टैक्स करेगा। तो इसका बेटा रूल देख लें, मैंने रूल 14, 15, 16, 20 तक। उसके बाद फिर हम सेक्शन 73 में चलें। आगे चलें। 18, 19, 20 में आगे 18 के बाद है 19, 20 में डेबिट देखें। 18 के बाद 18 तो ये 18 को भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बाद में आके देखते हैं। ये इसमें 5 जो है 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रोविजनल एडजस्टमेंट के कब तक करनी है, किस तरह करनी, इसको भी हम देखते हैं। नीचे बेटा ये डेबिट क्रेडिट नोट, ठीक है। ये कैंसिलेशन और रिटर्न ऑफ सप्लाई, where a registered person has made a supply and such supply or part cancelled or returned, the buyer or the recipient shall issue a debit note in duplicate in respect of such supply, part thereof indicated quantity being returned, the supply of which has been cancelled, its value determined on the basis of as shown in the return invoice made by the supplier and amount related to tax thereon as well as the following namely। उसमें फिर क्या होगा, नेम और टैक्स उस नोट पे जो भी डेबिट क्रेडिट नोट होगा, रिसिपिएंट का होगा, उसका नंबर होगा, डेट ऑफ ओरिजिनल वाइस होगी, रीजन ऑफ इशुएंस ऑफ डेबिट नोट होगा और सिग्नेचर एंड सील ऑथर पे इशूइंग द नोट होगा। ओरिजिनल कॉपी ऑफ डेबिट नोट शैल बी सेंट टू द सप्लायर एंड डुप्लीकेट may be retained by the record. Is in case of cancellation of supply made or returned by an unregistered person, the supplier shall issue a credit note providing the same party as specified। अनरजिस्टर्ड को है तो वो नोट करेंगे, वो फिर सप्लायर करेगा, उसमें परचेजर करेगा। उसके बाद चेंज इन वैल्यू ऑफ द सप्लाई द वेयर फॉर एनी पीरियड रीजन सप्लाई और मेंशन इन हैज बीन इंक्रीज द सप्लायर शेयर इशूड। फिर सप्लायर ने प्राइस बढ़ाई है तो एक और उसके लिए वो अपना डेबिट नोट कर देगा कि और रिसीवेबल बढ़ जाएंगे उसके, तो उसमें वो अमाउंट मेंशन कर देगा कितनी बड़ी, वो फिर इनपुट ले लेगा उसके। ये पार्टिकुलर उसी तरह वेयर वैलिड रीजन और सप्लाई ऑफ अमाउंट मेंशन इन द इनवॉइस इशू डिक्रीज हो तो डिक्रीज वाला उसी तरह क्रेडिट नोट हो जाएगा और ओरिजिनल रिप्लाई इसी तरह। चल नॉट इंटरप्ट, ये उसकी फर्दर इसमें कंडीशन हैं कि कब तक आप कर सकते हैं, कि 6 माह तक कर सकते हैं, ना हो तो अप्रूवल के बाद 6 माह कर सकते हैं। ये इसमें डेबिट क्रेडिट की फर्दर कंडीशंस है। क्लियर जी, वापस आ जाएं। रूल 8 को हम देख और 18 जो है उसको हम देख लेते हैं, फिर 73 को देखेंगे। रूल 18 का 5 ये इन केस सप्लायर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ नॉट फाइल्ड, वो जो हमने पढ़ा था सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 प्रोविजो कि रिटर्न फाइल नहीं की या आपने रिटर्न तो की है, रेलेवेंट टैक्स पे नहीं किया, या जो एल हमने डिस्कस किया है कि एल में वो वही सेम था
या रिटर्न नहीं फाइल की तो वो क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ उसकी रियल टाइम इनवॉइसिंग सिस्टम में जहाँ वो अपलोड करते हैं तो यहाँ उसके कुछ रूल दिए गए हैं। तो ये रूल इंपॉर्टेंट है कि आप एडजस्ट कर सकते हैं, फिर रिवर्स कैसे करने हैं, कब तक कैसे करने हैं, तो किस तरह होंगे। तो ये सब सेक्शन इसका 5 जो है 18 रूल जो ऑनलाइन फाइलिंग रिटर्न का है, टाइमिंग है, सब कुछ है, प्रोसीजर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो उसमें इसको हमने डिटेल डिस्कस नहीं किया था, उस वक्त तो समरली हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो यहाँ इसको हम इसको पढ़ लेते हैं, इसकी इम्प्लीकेशन देख लेते हैं किस तरह करना है, ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा सेल टैक्स क्रेडिट है उसमें इसकी इम्प्लीकेशन सारी आती हैं, डेबिट में भी आती हैं और क्रेडिट में भी आती हैं। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सप्लायर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ नॉट फाइल्ड हिज रिटर्न एंड फेडरल एक्साइज रिटर्न till the filing of his own return, he shall be communicated regarding his supply who has not so far declared supply made to him in sale tax and VAT return. He shall however be allowed provisional assessment of input tax against said invoices, but if the supplier fail to file his return by the 10th day of next month, registered person said individual input tax shall be adjusted or reversed in clause 1 of subsection 1, वही 8 वाली, रीड विद प्रोविजो टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3, वही मेंशन उसमें। इसी तरह सबसेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 3 फेडरल एक्साइज में भी उसी तरह, एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन ही शैल देयरफॉर बी एडवाइज बाय ऑटोमेटेड सिस्टम of the board to contact the supplier and persuade him to declare said supply made to him and file return so that registered person could get input tax credit relating to said supply. In case registered persons supplier declare said supply and file monthly sale tax and federal return for the same tax period, he shall be informed that objection raised by the automated system of account on wise of said supply stands settled. अगर वो कर देता है तो वो ऑब्जेक्शन डिलीट हो जाएगा, अदरवाइज फिर वो उसको रिवर्स करना पाए। उसके बाद एनी बायर ऑफ द रजिस्टर हैज़ नॉट डिक्लेयर सेल टैक्स रिटर्न विद हेल्ड, ये इसमें 3 चीज़ें, एक वो इनपुट वाला है कि उसने सप्लाई डिक्लेयर नहीं की, एक उसने विद हेल्ड किया है तो वो डिक्लेयर नहीं किया तो उसकी है, एक डेबिट क्रेडिट नोट की। समझ लो इसमें 3 सिचुएशन है, एक डेबिट क्रेडिट नोट की उसने कर दिया आपने नहीं किया, एक आपका विद होल्ड कर दिया डिक्लेयर नहीं किया तो वो नेक्स्ट मंथ तक प्रोविजनल आप क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपको करना होगा, एक आपका वो है डेबिट क्रेडिट नोट। तो 3 चीज़ें हैं जो आप प्रोविजनली एडजस्ट कर सकते हैं। अगला महीना जो आएगा उसकी 10th तक वो फिर आपको करना होगा, उससे कांटेक्ट करें और एडजस्ट करा, नहीं हो तो रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर वो कर देता है सब कुछ तो फिर अकॉर्डिंगली आप अलाउ कर सकते हैं। तो ये दूसरा है एनी बायर ऑफ द रजिस्टर हैज नॉट डिक्लेयर सेल टैक्स विद हेल्ड इन द मंथली सेल टैक्स फेडरल एक्साइज रिटर्न टिल द फाइलिंग और रिटर्न ऑफ द सप्लायर शैल बी अलाउड प्रोविजनल रिडक्शन इन आउटपुट। ये वो इनपुट टैक्स में है, ये आउटपुट टैक्स में, आउटपुट टैक्स अगेंस्ट द सेड एमवाई, बट if the buyer failed to declare the said withheld tax of sale by 10th of the next month in the monthly sale and federal excise return, registered person said reduction in output rate shall be adjusted reverse. The registered person shall therefore be advised by the automated system of board to contact the said buyer and persuade him to declare the said withheld amount of sale tax in the monthly sale tax and federal excise return so that registered person could get benefit of reduction of output tax. In case the registered person buyer has declared withheld tax of the amount of sale for the same tax period in his sale tax and federal excise return, the objection raised in this regard shall stand settled and registered person shall be informed accordingly. इसी तरह थर्ड है buyer of the registered person has not accepted the credit note issued by him, अगर वो accept नहीं किया तो then the supplier shall be allowed provisional adjustment in his output tax against the said credit note, but if the buyer failed to accept such credit note in the sale tax and federal excise by the 10th of next month, registered person said reduction in output tax shall be adjusted recovered. This person shall therefore be advised by the automated system of board to contact the said buyer and persuade him to accept and such a credit note in the return so that registered person could get benefit of the reduction of output tax. In case registered buyer has accepted such credit note in his monthly sale federal excise return for the same tax period, the objections raised in this regard shall stand settled and registered person shall be informed accordingly. एक्शन अंडर तो वो उसी का ही जिक्र है आगे, तो आगे फिर रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर डिक्लेयर रिटर्न उसी तरह मंथली सारे उसी की फर्दर करप्शन बैलेंस ऑफ अर्लियर डिसलाउ एडजस्टमेंट वगैरह हो जाएंगे। क्लियर जी।
तो ये है उसकी प्रोविजनल एडजस्टमेंट, सब्सिक्वेंट, परसुएडिंग और अकॉर्डिंगली सेटलमेंट। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है सेक्शन 73। तो 73 क्रॉस चेक वाला है, तो क्रॉस देख लेते हैं पढ़ के। तो पढ़ के उसके ईच एंड एवरी उसमें कुछ क्वेश्चन भी है, इम्पॉर्टेंट भी हैं, अभी तक वो सेटल नहीं हुए, तो उसको भी हम देखते हैं कि उसको कैसे करना। अच्छा, इससे पहले 59 देख लेते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो भी इनपुट के रिलेशन से है। तो कभी कभी वो भी आ सकता है कि वो कैसे अलाउ होगा या कितना अलाउ होगा। $59 टैक्स पेड ऑन द स्टॉक एक्वायर्ड बिफोर रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं, तो एप्लीकेशन में 2-4 माह लग जाते हैं। तो उस ड्यूरिंग दैट पीरियड आप किसी रजिस्टर्ड बंदे से परचेज करते हैं, अभी आपका तो टैक्स नंबर नहीं है, इनवॉइस आपके नाम आएगी तो आपके तो पार्टिकुलर पूरे नहीं हैं। तो या आप इंपोर्ट करते हैं तो आपने एप्लीकेशन दी है, रजिस्टर नहीं होती है, इंपोर्ट आ जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या उस पर जो इनपुट टैक्स दिया हुआ है वो डिविजिबल है या नहीं है, या कितना डिविजिबल है, तो वो उसकी क्लेम के लिए ये वाला है कि आपने एप्लीकेशन दे दी है, तो आपने अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी कि मैं एप्लीकेशन रजिस्टर कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, तो उसमें आप कितने पीरियड का या कितना स्टॉक उस पीरियड में जो रजिस्टर्ड पर्सन से आपने ख़रीदा हुआ है उस पर टैक्स भी दिया हुआ है, वो इनपुट आप क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी आप रजिस्टर नहीं है लेकिन आपने एप्लीकेशन दी हुई है। तो टैक्स पेड ऑन द गुड्स परचेज बाई ए पर्सन हु इज सब्सिक्वेंटली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 14 ड्यू टू न्यू liability or levy or get voluntary registered under section of this act or rule made thereunder shall be treated as input tax provided that such goods were purchased by him from the registered person against an invoice issue under section 13। रजिस्टर्ड पर्सन से आप लें, लेकिन आप दें कि सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के बाद कंपल्सरी रजिस्टर हो या आपने एप्लीकेशन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन दी हो, तो उस सिचुएशन में आपने जो लिया होगा वो एज ए इनवॉइस ट्रीट होगी। तो रजिस्टर्ड पर्सन से अगर आपने दिया है तो उसका इनपुट ट्रीट होगा, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं ड्यूरिंग फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन इनवॉइस अंडर सेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 डेज के अंदर अंदर जब आपको रजिस्ट्रेशन हुई है, एप्लीकेशन आपने दी है, सारी एप्लीकेशन 6 माह रही, सारे का नहीं, जो रजिस्ट्रेशन नहीं उसे पीछे 1 माह समझ लें, 1 माह में जो आपने परचेज की हैं रजिस्टर्ड पर्सन से हैं वो एज ए ट्रीट होगी कि आपकी डिविजिबल इनवॉइस प्रॉपर है अकॉर्डिंग टू, और जिसमें आप इनपुट ले सकते हैं विद इन मंथ वाले before making an application for registration and constitute his verifiable unsold stock on the date of compulsory registration or on the date of application for registration or for validity। तो 1 माह का जितना आपने विद इन मंथ खरीदा है रजिस्टर्ड पर्सन से उसका आप इनपुट टैक्स ले सकते हैं। इस तरह इम्पोर्ट किया है तो 90 डेज का पीरियड है। provided that every person import goods tax paid by him then during the period 90 days before making an application for the registration shall be treated as input tax subject to the condition that he hold the bill of entry relating to such good and also that there is verifiable unsold unconsumed stock on the date of compulsory registration। वो तो आपने एप्लीकेशन देने से 90 डेज पहले तक अगर बिल ऑफ एंट्री आई है, इंपोर्ट पे टैक्स दिया है, तो वो आप क्लेम कर सकते हैं और अनयूज हो अनक्लेम्ड हो उस वक्त तक। ठीक है। सर इसमें एक चीज़ और भी देखने को मिली थी कि एक बंदे ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, उसको नंबर लग गया सेल्स टैक्स नंबर, लेकिन उसने बायोमेट्रिक करवानी थी। बायोमेट्रिक अब रजिस्टर हो गया तो फिर वो तो उसने बायोमेट्रिक नहीं करवा गया, तो वो बायोमेट्रिक नहीं करवाता तो इनपुट टैक्स वो क्लेम नहीं कर पाता, अपनी रिटर्न ही नहीं डालेगा। जितनी देर में उसने बायोमेट्रिक करवानी थी उतनी देर में 1 महीने में वो तो 6 माह तक आप क्लेम कर सकते, 6 माह तक आप क्लेम कर सकते, क्लेम नहीं कर सका। वो तो 6 माह तक आप कर सकते हैं ना, उधर आप पढ़ के आए ना। सर कर सकते हैं, लेकिन बायर की सेल्स टैक्स पोर्टल के ऊपर इनपुट टैक्स आया ही नहीं, क्योंकि जो सप्लायर था उसने अनरजिस्टर्ड के अकाउंट में उसका एंट्री डाला, वहां पर अनरजिस्टर्ड आया और सेल वो फिर बेटा इसी तरह नहीं आया तो एक 66 है, रिफंड में आप जा सकते हैं। ठीक है ना, या फिर वहाँ एडजस्ट करा के डलवा के तो फिर परसुएड करें, अभी तो हमने सारा भी तो पढ़ा है
6 माह तक कर सकते हैं, ना हो तो रिफंड ले सकते हैं, तो प्रोविजनल एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ना भी दे तो आप प्रोविजनल का भी मेथड बताया तो है उसने कि प्रोविजनल क्लेम कर लें, नहीं करेगा वो तो फिर अलाउ हो जाएगा, फिर आप जाएँ उस पर परसुएट करें और डलवा लें या इधर प्राल से या इधर से सही करा लें, तो फिर इशू सेटल हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने काफ़ी डिस्कस किया है, 6 माह से लेके 6 माह के ओवर भी कर लिया कि रिफंड फिर उधर पे चले जाएँ, रिफंड वाले केस में फिर चला जाए, अब वो उधर चला जाए, उधर रिफंड करा के फिर एडजस्ट कर ले, फिर आ जाएंगे ना, फिर रिफंड कर ले के पैसे दे दे। ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 73 है जो कि पहला जो सेक्शन था जो डिसअलाउ करता था कि क्रॉस चेक वाला जो है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, पेमेंट ऑफ अमाउंट फॉर ए ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग वैल्यू ऑफ 50,000 रुपी, ठीक, इनवॉइस की वैल्यू है, टैक्स की अमाउंट नहीं है। ये भी लिटिगेशन जाती है, ये अमाउंट जो है टैक्स की है कि सप्लाई है, इंक्लूडिंग टैक्स है, एक्सक्लूडिंग टैक्स है, तो क्या है भाई आप बताएं, वैल्यू जो है इंक्लूडिंग टैक्स है या एक्सक्लूडिंग टैक्स है? वैल्यू ऑफ सप्लाई उन्होंने कहा ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ 50,000 रुपी अमाउंट फॉर ए ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन में क्या है, क्या गुड्स की वैल्यू है या इंक्लूडिंग टैक्स है, एक्सक्लूडिंग है, चलो कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन जो है 246 में है, तो वहाँ क्या वैल्यू में इंक्लूडेड है टैक्स के एक्सक्लूडेड है? देखो जी, हम तो इंक्लूसिव रखते हैं, बस फिर हमें देख भी तो लेना चाहिए ना। यहाँ क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई भी नहीं लिखा उसने, यहाँ तो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन लिखा है। अब ट्रांजैक्शन क्या है, ठीक है, हो एजम्पशन है ना भाई, यहाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखता तो हम डेफिनेशन यहाँ से लेते, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स सप्लाई द कंसिडरेशन इन मनी इंक्लूडिंग all federal provincial duties and taxes if any with which supplier receive from the excluding the amount of tax, तो amount of tax means sale tax, तो excluding के बगैर include करें तो फिर नहीं, ठीक है, इसके मुताबिक excluding tax है, तो वहाँ excluding से tax कहेंगे तो वहाँ तो वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ वो कहेंगे वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन हमने टोटल कहा था। यहाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्योंकि टैक्स तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे लगता है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो एक्सक्लूडिंग टैक्स है इसके मुताबिक, ठीक है। ये तो नहीं पता ना पे, और एक्चुअल या तो साथ लिखा एक्चुअल ट्रांजेक्शन टू बी मेड या पेड, ट्रांजेक्शन है जो भी रकम वो तो अगली बात है ना। अभी तो वैल्यू ऑफ हमने उतना ही देखा है ना कि वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सीडिंग, ये अगर क्योंकि बेसिकली तो वैल्यू ऑफ सप्लाई है ना, लेकिन वैल्यू ऑफ वहाँ इसलिए उन्होंने ट्रांजैक्शन लिख दिया कि ट्रांजैक्शन, क्योंकि अब वहाँ यहाँ अलाउ आपको होता है अक्रूवल बेसिस पे, पेमेंट बेसिस पे तो होता नहीं। हमने 7 पढ़ा है ना, तो जो भी इनपुट आया है आपने पे किया है या नहीं किया है तो आपको तो अलाउ है, तो सेक्शन 73 तो सब्सिक्वेंटली फिर आएगा ना, पेमेंट हो सकता है मैं 3 माह बाद करूँ, ठीक है ना, तो इसलिए वो फिर 3 माह के मुताबिक फिर इंडिविजुअल की बात होगी, और फिर इसकी जो ट्रेसिंग होगी कि लाइन चेन होगी, क्या ये कौन कौन सी इनवाइस हैं जो क्लेम इधर की हैं तो पेमेंट कब की, उसका टाइम लिमिट भी है। दोबारा उधर एक्सक्लूडिंग पेमेंट अगेंस्ट यूटिलिटी बिल इसमें से एक्सक्लूड कर दी हैं, यूटिलिटी वालों पे ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। वैल्यू ऑफ 50,000 रुपी एक्सक्लूडिंग पेमेंट अगेंस्ट यूटिलिटी बिल शैल बी मेड बाय ए क्रॉस चेक ड्रॉन ऑन ए बैंक और बाय क्रॉस पे ड्राफ्ट और क्रॉस पे ऑर्डर और एनी अदर क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट शोइंग ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑफ सेल टैक्स इनवॉइस इन फेवर ऑफ सप्लायर फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द बायर। तो बायर के बैंक अकाउंट से निकल के उसके बैंक अकाउंट जो डिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट है उसमें से जाए, तो फिर अदर देन यूटिलिटी जो है या क्रॉस पे ऑर्डर है वो भी उस बैंक अकाउंट से कहा जाए, या क्रॉस पे ऑर्डर है क्रॉस चेक जो होंगे तो फिर एडमिजिबल है, अदरवाइज इनएडमिजिबल हो जाएगा। प्रोवाइड बेटा नीचे ऊपर ही
provided that online transfer of payment from the business account of buyer to the business account of the supplier as a payment through credit card shall be treated as a transaction through banking channel subject to the condition and such transactions are verifiable from the bank statement of the respective buyer seller। उससे अगर बायर सेलर है तो आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड जो है उसकी पेमेंट जो है या ऑनलाइन ट्रांसफ़र है वो भी ऐसे ही समझी जाएंगी, या ऐसे कि वो क्रॉस चेक के बराबर या क्रॉस पे ऑर्डर के या ड्राफ्ट के बराबर हैं, उसी तरह ट्रीट होंगी। Provided further that returns made by this person in respect of amount payable and receivable and from the same party shall be treated as a payment satisfying the provision of subsection 1 subject to the following condition। ये अभी पिछले साल यह है कि अगर आपने किसी से परचेज भी की है, सेल भी की है, तो आप उसमें पेमेंट की बजाय एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि मैंने इतने पैसे लेने हैं, इतने देने हैं, तो उसमें पेमेंट की करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अगर क्रॉस चेक की पेमेंट वो तो आती ही नहीं है, तो उसमें एडजस्टमेंट के मतलब है तो कि वो एडजस्टमेंट परमिजिबल है, तो उसके लिए क्रॉस चेक की अप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, प्रोवाइडेड कि दो कंडीशन जो है ये फुलफिल हो। नंबर 1, सेल टैक्स हैज़ बिन चार्ज एंड पेड बाय द बोथ पार्टी अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल प्राइस वेयर एप्लीकेबल, कि दोनों ने टैक्स प्रॉपर जो है वो पे कर दिया। दूसरा है परमिशन है, रजिस्टर्ड पर्सन हैज सॉट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द कमिश्नर बिफोर मेकिंग सच एडजस्टमेंट करनी है तो उसकी अप्रूवल कमिश्नर की ले ले। उसके बाद बायर शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट डिडक्शन रिफंड रीपेमेंट ड्रॉबैक जीरो रेटिंग अंडर द एक्ट इफ पेमेंट फॉर द अमाउंट इज मेड अदरवाइज देन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड सब 1 प्रोवाइडेड दैट पेमेंट इन केस ऑफ ए ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट इज so transferred within 180 days of the issuance of tax invoice। दूसरी टाइम लिमिट भी है, अगर आप 180 डेज के अंदर पेमेंट करते हैं क्रॉस चेक और वो प्रोसीजर है परमिजिबल है, 180 डेज के बाद 6 माह के बाद करते हैं तो फिर वो क्रॉस चेक भी करते हैं, फिर वो भी परमिजिबल नहीं है। क्लियर जी? तो एक क्रॉस चेक और वो जो मेथड मोड मैनर है वो फॉलो करनी चाहिए। एक बैंक स्टेटमेंट से बायर से सेलर में, सेलर से बायर में वेरीफाई हो, क्रॉस चेक हो, क्रॉस ड्राफ्ट चेक हो, पे ऑर्डर हो, या ऑनलाइन हो या डेबिट क्रेडिट हो आपके कार्ड, वो प्रोसीजर और वेरीफाइबल हो दोनों स्टेटमेंटों से। और दूसरा उसके साथ साथ 180 डेज फ्रॉम द डेट इनवॉइस से लेके 180 डेज फ्राम द इशूएंस ऑफ टैक्स, जो इनवॉइस है उससे 180 डेज़ के अंदर आपने इशू किया, सब्जेक्ट टू कि 180 डेज़ जो हैं ये एक्सटेंड हो सकते हैं। वो 74 जो है वो सेक्शन है डील करता है, कमिश्नर भी उसमें एक्सटेंड कर सकता है, फिर बोर्ड भी कर सकता है। वो उसके जितनी भी लिमिटेशन लॉ में है उसकी रिलैक्सेशन जो है वो बोर्ड के पास है, बोर्ड का डील कर सकता है। द अमाउंट ट्रांसफर्ड इन टर्म ऑफ दिस सेक्शन शैल बी डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर अदरवाइज द supplier shall not be entitled to claim input tax credit adjustment refund जीरो रेटिंग अंदर है। ये क्या चीज़ है, इसको है भाई दोबारा पढ़ें इसको। द अमाउंट ट्रांसफर्ड इन टर्म ऑफ दिस शैल बी डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर, कि बायर ने जो है वो बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर में जमा करानी है। अदरवाइज द सप्लायर शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये तो सप्लायर जो सेलर है वो भी नहीं ले सकता। कितना उसने तो सेल की है, वो इनपुट तो कोई और चीज़ है उसकी, वो भी प्रोरेटा फिर चलेगा। ये कभी यूटिलाइज नहीं किया डिपार्टमेंट है तो वो भी प्रोरेटा बेसिस पे कि सेल टोटल कितनी है तो सेल में से वो पोर्शन कितना है जिसका नहीं किया टोटल में से, तो उतना जितना इनपुट क्लेम किया उसकी रेशो से प्रोरेटा बेसिस पे वो भी फिर ऐसे इसमें प्रोरेटा लिखा नहीं हुआ, इसलिए हम चैलेंज कर सकते हैं कि प्रोरेटा बेसिस पे नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये मेरा तो इनपुट है ही नहीं, ये गलती से सप्लायर लिखा गया है, ये तो बाहर होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इस मैं तो इनपुट ले, मेरा तो आउटपुट है, इनपुट तो मेरा आउट तो मैं दे रहा हूँ, नहीं तो वापस कर दे मुझे, ठीक है जी, मैं तो आउटपुट दे रहा हूँ ना एज ए सप्लायर, तो मेरा तो इनपुट है नहीं, मेरा तो आउटपुट मुझे आ रहा है और जो बायर है वो मुझे आउटपुट दे रहा है और साथ जितनी मैंने सेल की है और आउटपुट टैक्स मुझे दे रहा है, मैं आउटपुट स्टेट को दे रहा हूँ। अब वो डिसअलाउ होता है तो अच्छी बात है, मुझे वापस दे दें। फिर इनपुट मेरा क्या है, उसमें तो जो चीज़ मैंने सप्लाई की है गुड्स, उसमें तो इनपुट है ही नहीं, मैं तो रॉ मटीरियल खरीदा है, ये कोई और चीज़ है, तो इसलिए उसका इनपुट उससे नहीं है। लेकिन इसमें इंटेंशन ये है, इंटेंशन वैसे लॉ इंटेंशन पे चलता नहीं होता क्योंकि लेटर ऑफ लॉ देखे जाते हैं, तो उसमें और इसमें अगर प्रोरेटा बेसिस पे लिखा होता जैसे उसमें लिखा हुआ है, वो एम में हमने देखा है, एम में हाँ एम में जैसे प्रोरेटा बेसिस है वो लिखा होता तो फिर ठीक था, क्योंकि वहाँ लेजिस्लेट क्लियर है, यहाँ क्लियर नहीं है।
तो इसलिए इस पे लगे तो आपका एक सब्जेक्ट टू लिटिगेशन मैटर बढ़ सकता है। For the purpose of this section, term bank account shall mean bank account utilized by the registered person for the business transaction declared to the commissioner in whose jurisdiction he is registered through STR1 or change particular in registration database। तो वो बैंक अकाउंट होगा, आम बैंक अकाउंट अपना हो तो वो नहीं, जो डिक्लेयर है टू द ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू डायरेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट विच इज एट्रीब्यूटेड टू सच सैलरी एक्सीडिंग इन एग्रीगेट 100 मिलियन। ये वो नई आई है जो अगर आप साल में किसी को अनरजिस्टर्ड को 100 मिलियन की सेल देते हैं या एनुअली 10 मिलियन मंथली 10 मिलियन के देते हैं तो उसमें आपका इनपुट टैक्स जो है वो प्रो रेटा बेसिस पे इन फाइनेंशियल ईयर 10 मिलियन टैक्स ईयर एज द केस में सर्टन हु इज नॉट रजिस्टर्ड प्रोवाइडेड दैट वो फिर इनपुट आपको नहीं मिलेगा। प्रोवाइडेड दैट इन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोवाइडेड दैट द फोरसेट शैल नॉट एप्लीकेबल टू द सप्लाई मेड टू फेडरल प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अथॉरिटी नॉट एंगेज मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाई फॉरेन मिशन डिप्लोमेट प्रिविलेज पर्सन all other person not engaged in supply of taxable goods and person or class of person specified by the board through notification in the official gazette subject to such condition and restriction as may be specified। ये condonation of limitation है, ये भी बात है। where any time a period has been specified under पूरे लॉ में आगे बेटा जहाँ के जितनी भी हमने रूल में या लॉ में कि 6 मंथ में क्लेम करना है या रिटर्न इतनी देर में करनी है, नहीं करनी तो अप्रूवल चाहिए और लिमिट है, या यहाँ है कि 180 डेज में है, या वो डेबिट क्रेडिट की नोट 180 डे है और फिर 180 डे उसके अलावा कोई भी टाइम लिमिट है तो बोर्ड जो है वो उसकी थिंग्स टू बी डन बोर्ड इन एनी केस क्लास permit such application to be made, such act things to be done within such time, provided board may by notification in the official gazette and subject to such condition limited as may be specified therein, empower any commissioner to exercise power under this section in case or class of person. For the purpose this is any act or things to be done, include any act things to be done by the registered person or by the authority specified under section 30। या कोई एक्ट द थिंग डन की हो सेल टैक्स अथॉरिटी ने या रजिस्टर्ड पर्सन या पर्सन ने की हो जो इसमें है उनके लिए जो लिमिट स्पेसिफाइज हैं वो लिमिट स्पेसिफाई बोर्ड कर सकता है थ्रू नोटिफिकेशन ऑफिसर कि कितना कम ज़्यादा करना है, या वो एम्पावर कर सकता है टू द कमिश्नर, तो कमिश्नर जो एम्पावर करेगा थ्रू नोटिफिकेशन तो उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। क्लियर जी। तो ये है आज जो हमारा सेल टैक्स क्रेडिट जो है जिसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं, इसका आप रिटर्न में देख लेते हैं। तो रिटर्न खोलें तो उसमें सेल टैक्स क्रेडिट वाला एरिया जो है उसमें से हम देख लेते हैं। फिर इसी तरह जो एक्सेस होगा कैरी फॉरवर्ड होगा या रिफंड में लेके जाएंगे उसके लिए सेक्शन 10 और रिलेटेड रूल्स हैं। इसमें फेडरल एक्साइज का सेक्शन 6 है और 7 है। इसी तरह जो सेल टैक्स है उसका सेक्शन 16 सेल टैक्स ऑन सर्विस 16 है, 16A है, B है, C है, D है, और इसी तरह जो 7, 8, 8B और 73 है। बेटा पहले उसको देख लेते हैं, सेल FED का सेक्शन देख लें जस्ट वैसे हम FED का सेक्शन 6 और 7 मेनली 7 है जो सेल टैक्स मोड को डील करता है। सर हमारे ऑफिस का 50,000 रुपया निकला। कहाँ से? ये POS वाला भी इश्तिहार आया था उसमें। अच्छा माशाल्लाह। तो आज आए नहीं उमर फरूक साहब हमारे। अच्छा उनका 50,000 रुपया इनाम निकला है। आपने क्या किया था? वो इनवाइस अपलोड। अच्छा माशाल्लाह जी, फिर इतने पैसे कमाओ बाकी काम छोड़ो। FED सेक्शन 7 6 का 2A भी उन्होंने कहा था जो नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न और उसमें भी था नॉन फाइलिंग या नॉन पेमेंट का रेफरेंस आया था। एक वो मेन 7 है सेक्शन 6 है एडजस्टमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, इसमें वो प्रोविजो इसमें भी था जिस तरह उधर था। ठीक है।
तो 2 में प्रोविजन मेन है एप्लीकेबल इन केस ऑफ गुड्स फॉर साइटनर सच सर्विसेज एज मे स्पेसिफिकेशन बोर्ड बाय नोटिफिकेशन ड्यूटी शैल बी पेड सेल बोर्ड वेयर रजिस्टर्ड पर्सन है मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट है शैल बी इंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट टैक्स ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड ड्यूटी फ्रॉम द ड्यूटी में से इनपुट टैक्स होगा फिर ड्यूटी इनपुट आउटपुट टैक्स में से होगी और वाइस वर्सा चलेगी। क्लियर। ये 7 जो है उसी तरह इस तरह बेटा वो देख रहे हैं PRA का सेक्शन 16 द अथॉरिटी में बिल्कुल उसी तरह ही है ऊपर है। अथॉरिटी में सब्जेक्ट टू कंडीशन अलाउ रजिस्टर पर्सन टू क्लेम एडजस्टमेंट डायरेक्शन refund cutting resulted in respect of tax paid any other law for the purpose authority made up आगे चलो PRA पंद्रह 16 इसमें भी पुराना को उठा दी 16 है 16 ABC किताब पढ़ी होगी। ये 16 अथॉरिटी में इतना ही पढ़ लेते लेकिन इसमें आगे जिस तरह अपने 7 8 बेसी 73 है ना वो सारे ही हैं वो ये द अथॉरिटी में सब्जेक्ट टू कंडीशन एज में भी स्पेशल अलाउ claim adjustment deduction including refund arising as a there in respect tax paid under any law for the in respect of taxable goods class of for the purpose section 1 authority may adopt principles or concept laid down in any other law in respect of adjustment ये वो तो रूल के तहत यहाँ रूल के तहत था कि वो सेल टैक्स वाले सारे वो अडॉप्ट किए थे उन्हें फॉर द पर्पस रूल ऑफ डाउट इज क्लैरिफाइड नो एडजस्टमेंट डिडक्शन ऑफ एनी टैक्स अंडर एनी लॉ शैल बी क्लेम्ड बाय पर्सन एक्सेप्ट इन द मैनर एंड टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन इशू। इसमें 16 है 16A है सर्टन ट्रांजेक्शन नॉट डिविजिबल जैसे 73 था टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड वो उसी तरह 8 वाला ये 16B है। इसके बाद एक्सटेंट ऑफ एडजस्टमेंट वो 68B वाला है आगे रिफंड है। ठीक है तो बिल्कुल उसी तरह ही है सेम है। तो अब रिटर्न में हम आ जाए तो वो उसको फाइनल डेकोरेशन में जाता। चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा ये सेल टैक्स क्रेडिट था वो सेल टैक्स डेबिट होगा। उसमें एक्स्ट्रा टैक्स फर्दर टैक्स चार्ज रिड्यूस रेट जितने शेड्यूल्स हैं उनको हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड टैक्स क्या है ज़ीरो रेटिंग क्या है रिड्यूस रेट क्या है फिक्स टैक्स क्या है वो सारे और एक्स्ट्रा टैक्स क्या है फर्दर टैक्स क्या है वो जो डेबिट वाले हैं उसकी और विद होल्डिंग उनकी एडजस्टमेंट क्या है किस तरह है तो ताकि वो वाला कंप्लीट हम करेंगे। आज वाला हमारा लेक्चर था विद रिगार्ड टू एनेक्चर A और B। ठीक है जी ए डोमेस्टिक जिसमें लोकल भी और रॉ मटीरियल भी और कैपिटल गुड्स भी तो इम्पोर्ट वाला था। ठीक है बाकी सारे डेबिट क्रेडिट नोट ये वो जो परचेज रिलेटेड थे वो हमने डिस्कस किए। तो अगले में हम सेल वाला ये समझ रहे ये वाले आज हमने डिस्कस किए। तो ये वाला इसमें से सेल टैक्स क्रेडिट जो था वो था तो पहला एनेक्चर A है डोमेस्टिक परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग फिक्स एसेट। फिक्स एसेट ज़्यादा उसने कर दिया क्योंकि वो जो अप्लाई करेगा 90% तो यहाँ वाली फिगर को उठाएगा। इस तरह डोमेस्टिक परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन से ये आप फीड करेंगे तो एनेक्चर A का ही पार्ट बनेगा। इम्पोर्ट फिक्स एसेट इंक्लूडिंग वैल्यू एडिशन टैक्स कमर्शियल वाली भी हमने वो भी पढ़ी। तो कैपिटल गुड टैक्स अलहदा से वैसे डोमेस्टिक है परचेज इम्पोर्ट दोनों AB है। इस तरह टोटल आपका इनपुट टैक्स बन जाएगा। पीछे आ जाएगा क्रेडिट क्राफ्ट फ्रॉम पिछले वाला फिर इसमें ऐड हो जाएगा।
तो ऐड होके उसके बाद इनएडमिसिबल इनपुट इन टर्म ऑफ 8(1)(m) फॉर फेलियर टू प्रोवाइड, वही वाला जो आपने डिस्कस किया है, वो अभी डिस्कस किया है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की या पे नहीं किया, तो उसने वो सेक्शन भी दिया है 1(m) फॉर द फेलियर टू प्रोवाइड CNAC एट NTN रजिस्टर। तो इसका हो जाएगा नॉन क्रेडिबल इनपुट रिलेटिंग टू एग्जाम्प्ट नॉन टैक्स्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। एग्जाम्प्ट वाली जो है वो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करेंगे या अदरवाइज कर लेंगे या एग्जाम्प्ट करेंगे। एग्जाम्प्ट गुड्स हैं तो वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। उस नेक्स्ट इनएडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन टर्म ऑफ 7(2)(1) रीड विद 8(1)(L), वही वाला जो प्रोविजो हमने पढ़े हैं उसी का तहत सेल एंड द डिसलाउंस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विद होल्डिंग सेल टैक्स क्रेडिट डेबिट नोट, वो सारे वाला जो हमने रूल में पढ़े हैं एडमिसिबल और आगे जो पढ़े हैं तो वो सारा अलाउंसेज ऑफ क्रेडिट डिडक्शन और आउटपुट आउट ऑफ प्रीवियस रिटर्न कॉलम 7C वो वाला है। उसके बाद बैलेंस ऑफ अर्लियर डिसअलाउड इनपुट टैक्स, वो जो अगर वो अप्रूव कर देगा दोबारा सेटल हो जाएगा तो फिर अलाउ कर देंगे। उसके बाद अक्यूमुलेटेड जो है वो आ जाएगा। ये आज हमने सारा डिस्कस कर लिया, तो अगली दफ़ा हम सेल टैक्स डेबिट जो है उसको देख लें बेटा। इसको ये सारे हेड जो हैं पूरे जो टैक्स लॉ में हैं और जो SRO सर्कुलर हैं उसके मुताबिक देख के इन्हीं सारे को एंड तक कहाँ था क्या था इसमें जितने भी एक्स्ट्रा टैक्स भी हैं दूसरे भी हैं एरियर भी हैं सारे फिर हम 1 by 1 रेलेवेंट लॉ रूल्स और उसके मुताबिक। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक, थैंक यू। मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने आज के लेक्चर में शिरकत की। तो जिस तरह सर ने बताया इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे हम जो हमारे सेल्स टैक्स डेबिट है और उनके हवाले से तमाम लॉ SRO सर्कुलर्स और उनकी जो ऑनलाइन फीडिंग मामला था वो सारे देखेंगे इंशाल्लाह। तो अगली जुमेरात तक बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।